लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे शिमो का जो कजिन ब्रदर होता है यानी फिफ्थ एल्डर का जो बेटा होता है उसके पास वो हुआ आता है और उसे आकर उसे कहता है कि तुम्हें मेरा ये काम करना होकर बदले में यहाँ पर तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में क्योंकि चारू मार्शल क्लब का जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है तो सबसे पहले यहाँ पर चारू मार्शल क्लब को दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक क्लब जिसको टियानलू क्लब कहते हैं उसके यंग मास्टर को दिखाते हैं कि वो पूरी तरह से ट्रेनिंग कर रहा होता है और एक बेल के ऊपर अटैक करके उस पूरी बेल को तोड़ देता है और कहता है कि वैंग टियान हाओ, इस बार मैं पूरी मेहनत कर चुका हूँ और इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूँ तुम्हें हराने के लिए। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट दिन जो होता है हमें होंगफी क्लब का दिखाया जाता है जहां पर होंगफी क्लब में दिखाते हैं कि उन्होंने जो बाहर से एक यंग मास्टर बुलाया होता है जिसके पास यहाँ पर सॉलिड अर्थ की बॉडी है, उसके ऊपर दो उनके अपने सेक्टर के लोग जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि प्रैक्टिस कर सके। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं इसी के साथ वो दोनों उठते हुए पीछे जा गिरते हैं। हालांकि उस यंग मास्टर को वहां पर बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ता, वो जैसे कि उसने यहाँ पर ज्यादा कोई मेहनत की ही ना हो, उनको बड़ी आसानी के साथ वो पीछे गिरा देता है। लगता है कि इस बार की बैटल में यही सबसे ज्यादा बड़ा ब्लैक हॉर्स निकलने वाला है, यानी कि यही छुपा रुस्तम निकलेगा। सभी क्लब्स जो होते हैं यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुके हैं क्योंकि फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है इनके कंपटीशन के स्टार्ट होने का और यहीं पर ब्रदर शिमो को भी दिखाता है कि शिमो भी वहां पर अपनी तैयारी कर चुका होता है। साथ ही नेक्स्ट सीन में टियानलू गैंग का दिखाया जाता है यानी क्लब का दिखाया जाता है क्योंकि ये कंपटीशन का वेन्यू जो है वो टियानलू क्लब होने वाला है। ये सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। तुम्हारा शिमो जो होता है उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसके साथ उसके दो सीनियर ब्रदर्स भी होते हैं तो वो तीनों ही वहां पर उसको देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि इनका क्लब कितना ज्यादा बड़ा है। तो मास्टर ली उनके तीनों के सर में मारते हैं और कहते हैं बेवकूफो तुम क्या यहाँ पर इसकी तारीफ कर रहे हो कि टियानलू क्लब हमारे ल्यूफेंग क्लब से ज्यादा बड़ा है। हाँ ये बात तो ठीक है कि जी यहाँ पर साइज में हमारे क्लब से ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से तो यहाँ पर इसे वेन्यू चूज किया गया है और बाकी के तीनों सेक्टर्स का कंपटीशन यहीं पर होने वाला है। ल्यूफेंग के साथ उसके जो सीनियर ब्रदर्स आए होते हैं, एक का नाम ली युनफेंग होता है और दूसरे का नाम सन जिन होता है। तो वो दोनों यहाँ पर इसके साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इस कंपटीशन में एक क्लब सिर्फ और सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट को ही भेज सकता है तो वो तीनों वहां पर पूरी तरह से पूरी उम्मीद होते हैं। तो ली युनफेंग कहता है कि मैं इस बार आपको विक्ट्री दिलाकर रहूंगा, जबकि सन जिंग उसे कहता है कि सर मैं भी यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग यहाँ पर जीतेंगे और उसके बाद में काफी सारा पैसा मिलेगा जिससे हम लोग भी अपने क्लब को यहाँ पर इस जैसा बड़ा क्लासी बना सकते हैं। जबकि शिमो उन लोगों से कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर इस चैंपियन स्पॉट को लेने के लिए आए हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर चैंपियंस बनने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग अपने ल्यूफेंग मार्शल क्लब को सभी के सामने साबित करके दिखाएंगे और वो तीनों वहां पर बड़ी एटीट्यूड के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ये सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा शानदार अरीना होता है जिसको देखकर ये लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं। जैसे ये लोग वहां पर अंदर पहुंच जाते हैं तो इसी के साथ ही वहां पर टियानलू क्लब के ओनर को दिखाता है कि वो दूर से हंसता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मास्टर ली तो फाइनली तुम यहाँ पर अपने चिकन्स को लेकर आ ही गए हो। जबकि इसी के साथ ही मास्टर ली भी आगे बढ़ते हैं और जाकर उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि पूरा 1 साल हो गया है। वो उसके पेट की तरफ देखकर कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की प्रोग्रेस काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि तुम्हें लगता है कि मेरा पेट सिर्फ और सिर्फ बढ़ा और मेरी मार्शल आर्ट्स नहीं बढ़ी। तो मास्टर ली उसे कहते हैं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो तुम अपने मुंह से कह रहे हो कि तुम्हारा पेट बढ़ गया है। और वो दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ हाथ तो मिला रहे होते हैं लेकिन साथ अंदर से वो काफी ज्यादा एक दूसरे से गुस्सा हो रहे होते हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को हराना चाहते हैं। ये जेलसी होती है। किसी के साथ ही मास्टर ली उससे पूछते हैं कि मुझे ये बताओ बाकी के सभी लोग कहां पर हैं, बाकी के दोनों सेक्टर्स के लोग यहाँ पर आए नहीं। बुड्ढा कूसर टियान और उसके साथ साथ ओल्ड वैंग उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं है, मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। तो मास्टर टियान उसे कहते हैं कि नहीं उनमें से अभी तक तो कोई भी यहाँ पर नहीं है और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिल भी नहीं पाओगे। वहां पर साइड के ऊपर देखो, वहां पर वैंग टियान हाउ अकेला ही आया है, वो यहाँ पर अपने अंकल के साथ आया और उसके साथ कोई और कंपटीटर भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी फैमिली की तरफ से सिर्फ और सिर्फ वैंग टियान हाउ को ही भेजने वाले हैं। इनको तो कुछ ज्यादा एटीट्यूड है, पिछली बार इसने यहाँ पर हमें क्या हरा दिया। इस वजह से वो इस पूरे फेंग सिटी का टॉप क्लास का डिसाइपल बन चुका है। लेकिन इसमें इतना एटीट्यूड तो नहीं होना चाहिए कि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक डिसाइपल को यहाँ पर भेजा है। और उस बुड्ढे खुसर वैंग को क्या लगता है कि उसका बेटा अकेला यहाँ पर फिर से सभी को हरा पाएगा। मास्टर टियान से कहता है कि मुझे इस बार में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि 1 साल में वैंग टियान हाउ काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होगा, वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका होगा। इसी वजह से उन्हें उसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो अकेले इस कंपटीशन को उनको जितवा सकता है। साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर अपनी ब्लड पावर को अवेकन कर लिया होगा, इसी वजह से उन्हें इसके ऊपर ज्यादा भरोसा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं फीहोंग क्लब के भी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे फीहोंग क्लब के लोग वहां पर पहुंचते हैं तो मास्टर टियान कहता है कि वो देखो फीहोंग क्लब के लोग भी यहाँ पर पहुंच आए हैं। मैंने सुना है कि इस बार ये अपने साथ बाहर से किसी बंदे को बुलाकर लाया, किसी यंग मास्टर को जो कि सॉलिड अर्थ की पावर को यूज कर सकता है। लेकिन इसी के साथ ही दिखाता है कि उनका सेक्टर मास्टर जो होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज और काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। तो मास्टर ली कहते हैं कि अगर यहाँ पर वाकई में बाहर से हेल्प लेकर आया तो फिर यहाँ पर वो इतना उदास क्यों बैठा हुआ और उसके चेहरे के तासुरात ऐसे हैं जैसे कि वो यहाँ पर हारने वाला, वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो इस मैच को जीत सकता है। फिर उसे बाहर से कोई बंदा बुलाकर लाने की जरूरत ही क्या थी। तो मास्टर टियान उसे कहता है कि हाँ मैं भी तो यहाँ पर यही सोच रहा हूँ। लास्ट टाइम वो लोग यहाँ पर लास्ट नंबर के ऊपर आए थे, यानी कि हमारे जो चारू क्लब का जो कंपटीशन था उसमें वो चौथे रैंक के ऊपर आए थे। मुझे लगता है कि इस बार वो पूरी तैयारी करके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो बंदा वो वहां पर बाहर से लेकर आया वो यहाँ पर उसे कंपटीशन जितवा सकता है। जबकि सन जिन उन लोगों
लोग उसे कहता है कि मास्टर मुझे तो उस मास्टर को देखकर लगता है जैसे वो किसी से डर रहा हो। तो ये बात वाकई में सच है, वो यहाँ पर उसी डिसाइपल से डर रहा होता है, वो ग्रीन वालों वाला जो उसके साथ खड़ा है। ये तो आपको अगली कुछ एपिसोड से पता चल ही जाएगा कि वो उससे क्यों डर रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर टियान उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ फर्स्ट प्लेस को हासिल करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास काफी सारे लोग हैं और इस बार मेरा यंग मास्टर यानी कि मेरा भतीजा जो है वो हमारी तरफ से यहाँ पर इस कंपटीशन को जितवाएगा, वो हमारा ट्रम्प कार्ड होने वाला है और वैंग टियान हाओ को हराएगा। साथ ही वो मास्टर ली से कहता है कि तुम्हें ल्यू फेंग क्लब के लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि लास्ट टाइम भी तुम लोग यहाँ पर सेकंड नंबर के ऊपर नहीं आ पाए थे, थर्ड के ऊपर थे, और मुझे लगता है कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग थर्ड से सीधे फोर्थ के ऊपर पहुंच जाओ, क्योंकि इस बार होंगफी क्लब के लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। जबकि मास्टर ली सोच रहे होते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि लास्ट टाइम तुम सेकंड नंबर के ऊपर कैसे आए थे, क्योंकि तुम्हारा भतीजा वहां पर बहुत ही बुरी तरह से मार खा के ग्राउंड के ऊपर माफी की भीख मांग रहा था, और तुम यहाँ पर इतने शेमलेसली फिर से मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। और इसी के साथ उनसे कहा जाता है कि सभी लोग यहाँ पर अपने अरीना के आसपास आकर खड़े हो जाए, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है। तो इसी के साथ ही ली जुनफेंग जो होता है वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार की फाइट इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होने वाली, हमें यहाँ पर फाइट में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जबकि मास्टर ली उनसे कहता है कि तुम सभी को शांत होने की जरूरत है, तुम सभी को अपने पर भरोसा करना चाहिए, अगर तुम अपने पर भरोसा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मास्टर के पर भरोसा करो कि तुम्हारा मास्टर यहाँ पर तुम्हें जीत दिलवाएगा। और वो तीनों वहां पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कहते हैं हाँ मास्टर हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। ल्यू फेंग वहां पर सोच रहा होता है कि मॉम अगर तुम यहाँ पर जिंदा होती तो तुम ये देख रही होती कि आज यहाँ पर मैं किस लेवल पर पहुंच चुका हूँ, कि मैं अपना पहला जिंदगी का मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन खेलने वाला हूँ। तुम यहाँ पर यही देखना चाहती थी ना कि मैं बड़ा होकर एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनूं। इसी के साथ उनकी जो अनाउंसर होती है वहां पर स्टेज के ऊपर आती है और उनसे कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन तो हम लोग यहाँ पर अपने कंपटीशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो रूल्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे पिछले साल थे, इस बार भी यहाँ पर जो विक्ट्री है वो इसी तरह से डिटरमिन की जाएगी, जिसका नंबर यहाँ पर निकलेगा यानी जिस क्लब का नाम मैं लूंगी उस क्लब के लोगों को दूसरे क्लब में से तीनों क्लब में से किसी एक को चैलेंज करने का मौका मिलेगा। एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक डिसाइपल एक से फाइट कर सकता है और उसके हारने के बाद जो कंपटीटर हार जाएगा वो अरीना से यानी कि वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, और जो यहाँ पर विक्ट्री हासिल करेगा वो दोबारा भी अगले कंपटीटर को चैलेंज कर सकता है। यहाँ पर एंड के ऊपर जिस मार्शल क्लब के सबसे ज्यादा डिसाइपल जो होंगे वो कंपटीशन में होंगे वो सभी के सभी यहाँ पर वो फर्स्ट रैंक के ऊपर होंगे, और जो यहाँ पर हार जाएंगे और जिसके बिल्कुल जीरो हो जाएंगे वो लोग फोर्थ नंबर के ऊपर होंगे। शिमो कहता है कि यही तो बात है कि इन्हीं रूल्स की वजह से तो पिछली बार वैंग टियान हाओ बड़ी आसानी के साथ सभी को हरा पाया था, क्योंकि एक कैंडिडेट यहाँ पर बाकी के सभी कैंडिडेट से अकेला भी फाइट कर सकता है, बस उसे अपनी फाइट को जीतना होगा। तो मास्टर ली उसे कहता है कि ये बात तो वाकई में सच है कि वैंग टियान हाओ जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है, मुझे लगता है कि एक साल के बाद और भी ज्यादा बेहतर हो गया होगा। लेकिन साथ ही उससे पूछते हैं मुझे एक बात तो बताओ, तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि तुम वैंग टियान हाओ की फाइटिंग पहले ही देख चुके हो, यानी कि तुम उससे फाइट भी कर चुके हो। तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मास्टर, आपको यहाँ पर गलत फहमी लगी है। और इसी के साथ अनाउंसर लड़की उनसे कहती है तो मैं यहाँ पर सबसे पहली पर्ची निकाल चुकी हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले चैलेंज करने का मौका जिस क्लब को मिलेगा वो ल्यू फेंग क्लब है। तो ल्यू फेंग क्लब के लोग यहाँ पर बाकी के तीनों क्लब्स में से किसी एक को भी चैलेंज कर सकते हैं। साथ ही ली जुन फेंग जो था अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे अपना आशीर्वाद दें, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ और जाकर चैलेंज करना चाहता हूँ। तो वो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं मेरे बच्चे, जाओ जाकर उन सभी को दिखा दो कि तुमने एक साल में कितना कुछ गेन किया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आप लोग भी गेस करके बताएं कि यहाँ पर ल्यू फेंग मार्शल क्लब जीतेगा या फिर अपनी पहली फाइट को हार जाएंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग शैंग्रीला की एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सबसे पहली पर्ची वहां पर निकलती है जिसके ऊपर ल्यू फेंग मार्शल क्लब का नाम लिखा होता है। ल्यू फेंग मार्शल क्लब से ली जुन फेंग वहां पर आता है और कहता है कि मैं सबसे पहले यहाँ पर चैलेंज करना चाहता हूँ। ली जुन जो होता है वहां पर टियान लू क्लब को वहां पर चैलेंज कर देता है। टियान लू क्लब से भी एक लड़का जल्दी से जंप करते हुए रीना में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा। और दोनों वहां पर अपनी फाइटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वहां पर दिखाते हैं कि हमारा ली जुन जो होता है वो क्योंकि यहाँ पर माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट को यूज कर रहा है तो वो अपने पंचीज को टकराता है, जबकि दूसरी तरफ से जो लड़का वहां पर आता है वो अपने पास से 2 ब्लेड्स निकालता है, वो ब्लेड टेक्निक को यूज कर रहा होता है। कहता है कि ली जुन फेंग मुझे लगता है कि लास्ट टाइम तुमने यहाँ पर सबक नहीं सीखा था, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरह से हराया था और उसके बाद से तुम दोबारा यहाँ पर फिर से पहले हमें चैलेंज करने के लिए चले आए हो, तुम्हारा ये माउंटेन ब्रेकिंग पंच मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। जबकि ली जुन उसे कहता है कि पास की बात को छोड़ो, इस बार मैं यहाँ पर तुम्हें हराने वाला और तुम यहाँ पर मेरे हाथों से ही हारोगे और हो सकता है कि तुम्हें बहुत ही बुरी मौत मिले। जबकि दूसरी तरफ से जो लड़का होता है उसका नाम वू मिंग होता है। तो वू मिंग उसे कहता है कि देखते हैं कि कौन यहाँ पर मरता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वहां ली जुन जो होता है वो जाकर उसे जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन वो अपने ब्लेड्स को सामने करते हुए उसके पंचेस को ब्लॉक कर लेता है। तो वो उसे कहता है कि ये कैसे तो यहाँ पर ब्लॉक कर लिया। बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर इसी फाइट के ऊपर नजर गड़ाए बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली फाइट है तो पहली फाइट को जो भी जीतेगा उसकी हिम्मत तो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि ली जुन जब वहां पर माउंटेन ब्रेकिंग पंच को यूज करता है तो दूसरी तरफ से दिखाता है कि वू मिंग उड़ता हुआ पीछे जाता है, वो उड़ता हुआ सीधा अरीना से बाहर की तरफ गिर रहा था। सभी
देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहता है कि ये तो अरीना से बाहर गिर जाएगा, अगर ये अरीना से बाहर गिर गया तो फिर हम लोग यहाँ पर फाइट को जीत जाएंगे। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ गिर रहा था वो अपने दोनों ब्लेड्स को पीछे फेंकता है जो कि किनारे के ऊपर जाकर गड़ जाते हैं। वो किनारे के ऊपर जाकर जब गड़ जाते हैं तो वो भी उड़ता हुआ पीछे की तरफ ही आ रहा होता है, वहां पर अपने पांव उसके ऊपर टेक कर अपने आप को सहारा देकर वहां पर खड़ा कर लेता है। जैसे वो वहां पर रुक जाता है इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मां ली जुन फिर से पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है। उसके करीब पहुंचकर वह वहीं पर उसे पंचेस मारना स्टार्ट करता है, लेकिन वो मिंग ने वहीं पर उस तलवारों के ऊपर सॉरी अपने ब्लेड्स के ऊपर ही अपने पांव जमाए हुए होते हैं, वहीं पर खड़े होकर उसके पंचेस को अवॉइड कर रहा होता है। तो सनजिन जो होता है इस पास से काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि यहाँ पर पाइथन बोन फिस्ट को यूज कर रहा है, मुझे लगता है कि ये फाइट तो हम लोग जीतने वाले हैं। वो मिंग बहुत ही जल्दी यहाँ पर ऊपर अरीना से बाहर गिर जाएगा। जबकि मास्टर लियो से कहता है कि लड़के जरा गौर से देखो, वो मिंग ने वहां पर जिस तरह से अपना स्टैंस लिया हुआ है मुझे लगता है कि यहाँ पर उसे एक एडवांटेज है। और से ली जुन के लिए पाइथन बोन फिस्ट टेक्निक को यूज करना इतना भी आसान नहीं है। वो कॉर्नर के ऊपर अगर वो यहाँ पर उसे एक भी ओपनिंग देगा तो वो मिंग उसके ऊपर आगे से काउंटर अटैक कर देगा। मास्टर ली को वहां पर पता होता है कि जहां पर वो डिसएडवांटेज के ऊपर है और वो सोच रहे होता है कि ली जुन जल्दी से जल्दी वहां पर से पीछे हटे ताकि वहां पर उसे कोई चांस ना मिल सके, वरना वो मिंग उसके ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन ली जुन जो होता है उसे लगता है कि वो यहीं पर पंचेस मार मारकर या तो उसे अरीना से बाहर फेंक देगा या फिर उसके ऊपर एक डायरेक्ट हिट लगाएगा। लेकिन अफसोस के यहाँ पर उसे ये समझ नहीं आ रही होती कि वो मिंग भी यहाँ पर अपने ही प्लान के साथ काम कर रहा है। जैसे वो उसे एक और पंच मारता है तो वहां पर एक ओपनिंग निकलती है। जैसे एक ओपनिंग निकलती है वो मिंग जो होता है वहीं पर अपने पांव के नीचे से ब्लेड को ऊपर की तरफ उछालता है, एक ब्लेड के ऊपर खड़े होकर दूसरे ब्लेड को हाथ में पकड़ता है और साथ ही अपने ब्लेड को ऊपर की तरफ स्लैश लगाता है जहां पर उसका आधा बाजू और साथ में उसके चेहरे के ऊपर भी एक कट लगता है, वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है। फिर साथ ही वो उसी ब्लेड को उसकी गर्दन के अंदर दंसाने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही ली जुन जो होता है उसके ब्लेड को हाथ में पकड़ लेता है। जैसे वो उस ब्लेड को हाथ में पकड़ता है इसी के साथ ही वो मिंग दूसरे ब्लेड को भी उछालता है और दूसरे ब्लेड को भी मिट्टी के अंदर से बाहर निकाल लेता है और उसको अपने हाथ में पकड़कर दूसरे ब्लेड को उसके बाजू के अंदर दंसा देता है। जैसे वो उस बाजू को उसके बाजू के अंदर दंसाता है, पहले वाले ब्लेड को लेकर उसके पेट के अंदर दंसाकर वहां पर से स्लैश लगाकर आगे गुजर जाता है। और इस तरह ली जुन जो होता है जहां पर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि ली जुन तुम्हें अगले साल देखूंगा, अगर तुम यहाँ पर जिंदा बच पाए तो अगले साल तुमसे फाइट करूंगा। और साथ ही वो वहां पर दोनों ब्लेड्स जो होते हैं उसकी तरफ फेंक देता है। दोनों ब्लेड्स उड़ते हुए सीधे जाकर उसकी चेस्ट के अंदर धंस जाते हैं, जिससे वो जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर अरीना के ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो उसके मास्टर ली जल्दी से भागते वहां पर नीचे जाते हैं और जाकर उसे कैच कर लेते हैं और उसके साथ ही वहां पर फाइट खत्म हो जाती है। और सबसे पहली फाइट को वहां पर टियानलू क्लब के लोगों ने जीत लिया और मास्टर ली को दिखाता है कि मास्टर ली अपनी पावर को यूज करते हुए वहां पर दोनों ब्लेड्स को उसकी बॉडी से बाहर निकालते हैं और साथ ही अपनी एनर्जी के साथ उसकी इंजरीज को वहां पर हील कर रहे होते हैं। तो सनजिन और माशिमू दोनों भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तो गाइस सॉरी ये वाली एपिसोड छोटी रहेगी क्योंकि मुझे बीच में काम याद आ गया था और मैं इसको यहीं पर छोड़कर चला गया और उसके बाद मैंने आकर अगली एपिसोड से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। चलिए आप इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा एपिसोड समझ लें और आज आपको यहाँ पर 4 एपिसोड्स मिल जाएंगी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्रदर ली जुन जो होता है वहां पर बहुत ही बुरी तरह जख्मी होकर ऊपर से नीचे गिर जाता है क्योंकि दूसरा लड़का जो होता है वो मिंग वो बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। और उसके नीचे गिरने के बाद हमारा शिमो और उसके साथ साथ सनजिन दोनों उसके पास खड़े होते हैं। तो ली जुन अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इस मैच को नहीं जीत पाया। तो मास्टर से कहता है कि तुमने यहाँ पर अपना बेस्ट दिया लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर नहीं जीत पाए, चलो कोई बात नहीं। और इसी के साथ ही अनाउंसर लड़की जो होती है उन लोगों से कहती है तो अब यहाँ पर राउंड 2 की बारी है। राउंड 2 के लिए जहां पर मेरे पास जो नाम निकला है वो जिन गैंग क्लब का निकला और इसी के साथ सभी लोगों की नजरें वहां पर वैंग टियानहाओ के ऊपर होती है। तो वैंग टियानहाओ अपने नाम सुनने के बाद क्योंकि वो अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ अकेला ही होता है इसी वजह से वो अरीना के ऊपर चला जाता है और अरीना के ऊपर जाकर वो खड़ा हो जाता है और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि अब वो यहाँ पर कौन से मार्शल क्लब को चैलेंज करने के लिए दावत देगा, क्योंकि यहाँ पर जितने मार्शल क्लब है अगर वो किसी को भी चैलेंज करने का कहेगा तो वो सभी लोग यहाँ पर उससे हारने ही तो वाले हैं। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या करेगा। सभी लोग वहां पर अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि यहाँ का नंबर 1 डिसाइपल है, कोई कहता है कि सभी लोगों को यहाँ पर पहले सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यही इस मैच को जीतने वाला है, कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। जबकि हमारा जीमू जो होता है वहां पर खड़ा होकर सोच रहा होता है। लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये किसको चूज करेगा क्योंकि मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझसे मिलने के बाद इसकी पावर लेवल और ज्यादा बढ़ चुकी है और अब यहाँ पर किसको चैलेंज करने वाला है। तो वैंग टियानहाओ जो होता है वहां पर उन सभी के सामने कहता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम जैसे कमजोर लोगों से फाइट करनी चाहिए, तुम्हारे जैसे कमजोरों से फाइट करने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो लूं या नींद ले लूं। सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ उनसे कहता है कि तुम सभी लोग वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर हो, यहाँ पर इस अरीना में बहुत सारे कमजोर लोग हैं लेकिन तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए काबिल नहीं है। अगर तुम में से यहाँ पर कोई फाइट करने के लिए आता भी है तभी यहाँ पर वो हारने वाला है, तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर उस लड़के से फाइट करना चाहूंगा जिसके पास सॉलिड अर्थ की बॉडी है और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं होंग फी क्लब को चैलेंज करता हूँ। होंग फी क्लब के वो लड़का जो कि यहाँ पर स्पेशल
लिया है जिसके पास सॉलिड अर्थ की बॉडी है वो मुझसे आकर फाइट करे। ये बात सुनने के बाद मास्टर टियालू जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों की फाइट होती है दोनों में से एक यहाँ पर जीतेगा और उनको यहाँ पर सिर्फ एक ओपोनेंट को हराना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से मास्टर ली सोच रहे होते हैं क्या ये वाकई में यहाँ पर इससे फाइट करने वाला है, लेकिन लगता नहीं है कि फी होंग क्लब के लोग यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को फिलहाल के लिए यूज करेंगे। तो शिमो कहता है कि देखते हैं कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है, और इसी के साथ उस लड़के को दिखाता है जिसके पास सॉलिड अर्थ की बॉडी होती है। वो ये बात सुनने के बाद जल्दी से आगे बढ़ता है, जाकर रीना की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, लेकिन उसका सेक्टर मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम यहाँ पर इस बार में भूल रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंड के ऊपर जाकर फाइट कर सकते हो, जब तक यहाँ पर हमारे सेक्टर के बाकी डिसाइपल्स हैं तब तक तुम्हें फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है और इसी के साथ वो पीछे मुड़ आता है और कहता है कि तो बहुत ही बुरा है कि मुझे फाइट करने का मौका नहीं मिला। और इसी के साथ ही सेक्टर मास्टर जो होते हैं वो एक लड़के से कहते हैं गुजोंग जाओ तुम जाकर उसे फाइट करो, वैंग टियानहाओ के ब्लेजिंग स्पीयर टेक्निक्स को जाकर सामना करो और दिखाओ कि क्या वो वाकई में ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट को मास्टर कर पाया या नहीं। तो वो उसे कहता है कि मास्टर क्या आपको वाकई में लगता है कि मैं उससे फाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं उससे फाइट कैसे जीतूंगा। तो मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि दफा हो जाओ, जल्दी जाओ जाकर उसे फाइट करो। इसी के साथ ही गुजोंग जो होता है वो अपनी तलवार उठाकर फाइट करने के लिए अरीना में पहुंच जाता है। तो जब वहां पर अरीना में आता है तो अनाउंसर कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपने राउंड 2 को स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से फी होंग सेक्टर का यंग मास्टर गुजोंग है, जबकि दूसरी तरफ से यहाँ पर वैंग फैमिली का यंग मास्टर है वैंग हाओटियान। यहाँ पर इन दोनों में से फाइट को कौन जीतने वाला है। वैंग टियानहाओ जो होता है वो गुजोंग से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं यहाँ पर जिसे फाइट करना चाहता हूँ वो दूसरा लड़का है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से उससे तुम्हारी फाइट होने देंगे, वो हमारा ट्रम्प कार्ड है और सिर्फ एंड के ऊपर ही फाइट करेगा। अगर तुम्हें उससे फाइट करनी है तो पहले मुझे हराना होगा। वो जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और अटैक करने के लिए रेडी होता है, और हवा में जाने के बाद अपनी तलवार को यूज करते हैं बहुत सारे एनर्जी स्लैशेस लगाता है। तो हमारा वैंग टियानहाओ जो होता है वहां पर नीचे खड़ा होता है, सारी एनर्जी स्लैशेस उसकी तरफ आगे बढ़ती है और इसी के साथ वो अपने बाले को वहां पर घुमाता है और एक शील्ड बना लेता है, और बाले के साथ उसकी सारी एनर्जी स्लैशेस जो होती हैं वो टकराकर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और इस बात से गुजोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ अब अपनी चाल चलता है। वो अपने बाले को सामने की तरफ करता है, सिर्फ सीधा उसके चेहरे की तरफ, उसके चेहरे के करीब लाकर उसे वहीं पर रोक देता है और उसे कहता है कि दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लायक नहीं हो, अगर तुम यहीं पर रहे तो फिर मारे जाओगे। जैसे वो उसे ये बात करता है इसी के साथ ही गुजोंग नीचे उतर जाता है। तो अनाउंसर लड़की कहती है तो हमारे पास यहाँ पर हमारा विक्टर आ चुका है। तो दूसरी फाइट को यहाँ पर वैंग टियानहाओ ने जीत लिया है। जैसे वहां पर वो अपनी फाइट को जीत लेता है तो बाकी के सभी लोगों में वहां पर एक शांति छा जाती है, वो सभी लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वैंग टियानहाओ जो है उसकी पावर लेवल वाकई में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो यहाँ पर उन सभी को बड़ी आसानी से हरा सकता है। और हमारा शिमो भी वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर अपनी पावर का 10 गुना भी यूज नहीं किया, मुझे लगता है कि ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और इसी के साथ ही वो नीचे उतर कर आ रहा होता है, हमारे शिमो की तरफ देखता है, हमारा शिमो उसकी तरफ देखता है, लेकिन क्योंकि वो इसको पहचानता नहीं, क्योंकि जब उसने लास्ट टाइम इससे फाइट की थी उस वक्त हमारे शिमो ने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ था, तो वो उसके पास चुपचाप गुजर जाता है। उसी के साथ ही नेक्स्ट पर्ची जो होती है वो टियानलू सेक्टर की निकलती है। तो टियानलू क्लब का जो मास्टर होता है एक लड़के से कहता है कि फैंग जी मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर जाओ, जाकर फाइट करो। तो वो कहता है लेकिन मास्टर मेरी फाइट क्यों। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर जाओ, जाकर फी होंग डोजो को चैलेंज करो। तो वो कहता है मास्टर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं उनको चैलेंज करूं और दूसरी तरफ से सॉलिड अर्थ वाला वो लड़का जो मेरे से फाइट करने के लिए आ गया तो मैं पक्का मरूंगा। तो उसके मास्टर से कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो उनका पावर वेपन है और वो उसे एंड के ऊपर ही यूज करने वाले हैं, उनके पास अभी भी वहां पर एक डिसाइपल बचा हुआ, अगर तुम जाकर उनको चैलेंज करते हो तो दूसरा डिसाइपल तुमसे फाइट करने के लिए आएगा। मुझे पक्का श्योर है कि वो कभी भी अपने लड़के को तुमसे फाइट करने के लिए वहां पर नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर वो तुमसे फाइट करने के लिए उसे भेजेंगे तो सभी लोगों को उसकी पावर्स का पता चल जाएगा। तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है। तो वो कहता है जी मास्टर मुझे आपकी बात की समझ आ गई। और इसी के साथ ही उनका जो डिसाइपल फी होंग होता है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जबकि मास्टर लू वहां पर सोच रहे होते हैं कि मेरे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है वो तो अपनी सेकंड पोजीशन को बड़ी आसानी से सेव कर लेंगे, क्योंकि एंड के ऊपर यहाँ पर वैंग टियानहाओ की फाइट होगी उस सॉलिड अर्थ वाले लड़के के साथ और दोनों में से एक बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। और उसके बाद अगली फाइट में मेरा जो नेफ्यू है वो इस फाइट को जीत जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से टॉप पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे। अब किसी के साथ उसका भतीजा उसे कहता है कि अंकल मुझे वहां पर फाइट करने के लिए जाने दो, मुझे जाकर उसको चैलेंज करना है। जब किसी के साथ उसके अंकल उसे कहते हैं नहीं बेटा तुम यहाँ पर हमारे ट्रम्प कार्ड हो, मैं तुम्हें फाइट करने के लिए कैसे भेज सकता हूँ, तुम एंड की फाइट करोगे और जाकर हमें जीत दिलाओगे। और इसी के साथ ही वहां पर रेफरी लड़कियों लोगों से कहते हैं तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर अपने इस राउंड को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक तरफ से टियानलू डोजो से फेंग ली होता है, जबकि दूसरी तरफ से जैसा मास्टर ने कहा था बिल्कुल वैसे ही होता है, फी होंग सेक्टर की तरफ से यहाँ पर एक और लड़का आता है, यानी कि दूसरा लड़का जिसका नाम जिया वीसी होता है। तो जिया वीसी जो होता है वहां पर फाइट करने के लिए रेडी होता है। तो वहां पर फाइटिंग स्टार्ट होती है तो फेंग जी जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर उसे एक जबरदस्त किक मारता है, लेकिन इसी के साथ ही जिया जो होता है अपने अपने वेपन को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है और साथ ही अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, वो उसके ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक करता है। लेकिन जो फेंग जी होता है वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ फट जाता है, वो उल्टी बाजी खाता
चिल्लाते हुए पीछे हटता है, फिर साथ ही जंप करते हुए उसको किक मारकर फिर से पीछे की तरफ हट जाता है, जिससे वहीं पर वो लड़का जिया जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो मास्टर टियान इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो। लेकिन इसी के साथ ही जिया वीजी जो उठता है उसे उठने के बाद से कहता है कि लड़के, मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मुझे इस फाइट में जीतने दो, चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो, क्योंकि अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो बाकी सभी लोगों के मैचेस बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। फैंग जी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट में जीत पाओगे? तुम मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर और तुम इस फाइट को जीत भी नहीं पाओगे, फिर मैं यहाँ पर खुद से सरेंडर क्यों करूंगा? जबकि जिया वीजी उसे कहता है कि लड़के, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, मैं अगर अपनी फाइट को हार जाता हूं तो मेरे हारने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बचेगा फाइट करने के लिए, यानी कि वो सॉलिड अर्थ वाला लड़का। वो पागल है, वो जिससे भी फाइट करता है उसका अंत बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन हमारा फैंग जो होता है उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर तुम्हारी किसी बात के ऊपर भरोसा नहीं है। और वो उसे जबरदस्त किक मारता है। जब वो उसे किक मारता है तो उसके हाथ में जो स्टिक होती है, वो स्टिक जो होती है वो नानचक्कू बन जाती है, यानी कि उसके अंदर उसने जंजीर लगाई होती है और उसके 3 पार्ट्स होते हैं और एक पार्ट के साथ वो उसके मुंह पर जबरदस्त अटैक करता है, जिससे हमारा फैंग जो होता है पीछे की तरफ हट जाता है। और वो फिर से चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने ब्लफ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इस फाइट को हार जाता हूँ तो उसके बाद उसकी बारी आएगी, और अगर उसकी बारी आ गई तो तुम में से किसी की बारी नहीं आ पाएगी, क्योंकि तुम में से कोई यहाँ पर खड़े होने के लायक नहीं बचेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने उस सॉलिड अर्थ वाले लड़के की हाइप को तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। तो क्या वाकई में उसकी हाइप इतनी ज्यादा होने वाली है? क्या वाकई में वो यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा? ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चल ही जाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? शैंग्री-ला की एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहीं पर से करेंगे जहां पर हमने पिछली का अंत किया था। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिया वीजी जो होता है वहां पर फैंग से कहता है कि मुझे ये फाइट जीतने दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फाइट को हार जाता हूं तो उसके बाद उस लड़के की बारी आएगी और तुम में से कोई यहाँ पर उसके सामने फाइट करने के लायक नहीं है। लेकिन फैंग उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि अपना मुंह बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की बकवास करके मुझसे अपनी फाइट को आसानी से जीत सकते हो? मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसके पर अटैक करता है, जबकि जिया वहां पर सोच रहा होता है कि ये इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मानेगा। जैसे जिया जो होता है वो अपनी स्टिक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, तो इसी के साथ ही हमारा फैंग जो होता है किक मारकर उसकी स्टिक के 3 हिस्सों में से एक को उड़ा देता है। फिर साथ ही वो दूसरी तरफ नीचे की तरफ जंप करते हुए उसके दूसरे हिस्से को भी उड़ा देता है और साथ ही उसके सर के ऊपर अपना पांव मारकर उसे ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। और इसी के साथ ही वहां पर कहा जाता है कि टियानलू सेक्टर के लोगों ने यहाँ पर अपनी फाइट को जीत लिया है और यहाँ पर फीहोंग क्लब के लोग अपनी फाइट को हार गए। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर अचानक से सभी लोगों के होश उड़े होते हैं। वो सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर अचानक से हुआ क्या। सॉलिड अर्थ वाला लड़का जो होता है वहां पर एरिना में होता है, उसके हाथ खून से रंगे होते हैं और वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, इसने यहाँ इतनी तेजी के साथ अटैक किया कि हमें से कोई भी यहाँ पर इस बात को देख नहीं पाया। जबकि वहां पर नीचे जो गिरा पड़ा होता है वो सन जिन होता है। सन जिन की पूरी बॉडी से खून बह रहा था और वो बहुत ही बुरी हालत में होता है, जबकि वो लड़का जो होता है उसके पूरे चेहरे के ऊपर खून के दाग पड़े होते हैं और वो वहां पर उनकी तरफ घूर कर देखता है। तो यहीं पर से 15 मिनट पहले का सीन दिखाता है कि 15 मिनट पहले ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। तो यहीं पर से मास्टर को दिखाते हैं कि फीहोंग क्लब का जो मास्टर होता है वो हैरान परेशान वहां पर बैठा होता है, बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके कैंडिडेट्स हार चुके हैं और अब यहाँ पर इस मॉन्स्टर की बारी है। एक तो यहाँ पर उसी की बारी है और ऊपर से यहाँ पर जो पर्ची निकलती है वो भी फीहोंग क्लब की ही निकल आती है। और जहाँ पर रेफरी लड़की जो होती है वो उनसे कहती है कि फीहोंग क्लब की बारी है और वो लड़का जो होता है वहां पर चला जाता है और कहता है तुम बस करो, बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर मेरी बारी है। जबकि रेफरी लड़की अभी भी यहाँ पर कह रही होती है कि हमारा 4th मैच अभी भी यहाँ पर खत्म हुआ है, टियानलू गैंग के लड़के ने यहाँ पर इस मैच को जीता है। और वहां पर अराउंड एरिना में जो लड़का गिरा पड़ा होता है, बेहोश पड़ा होता है, वो इसी के अपने फीहोंग सेक्टर का ही होता है। तो वो लड़का जो होता है वो सीधा उसके पास चला जाता है और वहां पर जाने के बाद से किक मारकर एरिना से बाहर फेंक देता है। जैसे वो उसे किक मारकर एरिना से बाहर फेंकता है सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़का ये तो कुछ ज्यादा ही जालिम है, ये यहाँ पर कर क्या रहा है, इसने अपनी सेक्टर के एक डिसाइपल को ऊपर से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। जब किसी के साथ ही एक लड़का जो होता है भागता हुआ नीचे जाता है, जाकर उस लड़के को कैच करता है ताकि उसे गिरने से बचा सके। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है ऊपर से खड़े होकर वहां पर उन सभी की तरफ देखता है। वो सभी की तरफ वहां पर देख रहा होता है कि इनमें से किसे चूज किया जाए। तो हमारा वैंग टियान हाओ जो होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है कि शायद वो उसे यहाँ पर फाइटिंग के लिए चूज करेगा, लेकिन इसी के साथ ही वो उसको उसकी तरफ ना कर देता है। साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है जहां पर टियान गैंग के लोग खड़े होते हैं, वो टियान गैंग के लोगों की तरफ देखता है। फिर साथ ही वहां पर उसकी नजर हमारे शीमू के ऊपर पड़ती है। जब वो शीमू की तरफ देखता है तो उसका ब्लस्ट एक्टिवेट हो जाता है और वो साथ ही कहता है कि मुझे इससे फाइट करनी है। जैसे वो उनकी तरफ इशारा करता है तो इसी के साथ ही हमारा सन जिन जो होता है वो कहता है कि मास्टर ली मुझे फाइट करने के लिए जाने दे, मैं इससे जाकर फाइट
फाइट करूंगा, क्योंकि शीमो हमारा ट्रम्प कार्ड और हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंड के ऊपर इसे यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि ये वैंग टियान हाउ से फाइट करे और इस फाइट को जीतकर हमें विक्ट्री दिलवाए। इसी वजह से इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए मुझे जाने दें। तो मास्टर ली थोड़ी देर सोचते हैं और उनसे कहते हैं ठीक है तुम यहाँ पर जाओ, जाकर फाइट करो, लेकिन तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगे तुम उसको नहीं हरा सकते तो उसी वक्त सरेंडर करके बाहर आ जाना, यहाँ पर तुम्हारे पर कोई ब्लेम नहीं करेगा। तो संजिन उनसे कहता है कि मास्टर कोई बात नहीं, मैं वहां पर जाऊंगा और अपनी विक्ट्री को श्योर करके आऊंगा, या फिर कम से कम आप लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि उस लड़के की पावर्स क्या है। और इसी के साथ ही वहां पर अरीना में चला जाता है। जब वो अरीना में वहां पर जाता है और इसी के साथ ही रेफरी उनसे कहती है कि तुम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। वहां पर उनकी फाइटिंग स्टार्ट होती है तो संजिन के हाथ में तलवार होती है, अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंचकर वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जबकि वो मॉन्स्टर लड़का जो होता है वहां पर सामने से हटता भी नहीं है, वो हिलता भी नहीं है और उसकी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट तलवार हिट करती है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटी सी खरोच भी नहीं आती। और इस बात से संजिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, इसकी बॉडी के ऊपर तो एक छोटी सी खराश भी नहीं आई, क्योंकि उसके पास सॉलिड अर्थ की पावर है। तो हमारा संजिन जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। पीछे हटने के बाद वो कहता है कि अगर तुम्हारी सॉलिड अर्थ की बॉडी इतनी स्ट्रांग है तो देखते हैं कि मेरे अगले अटैक के सामने जो क्या कर पाती है। और वो ऊपर हवा में जाने के बाद वहीं पर उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। वो बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाने के बाद नीचे की तरफ जंप करता है, फिर साथ ही घूमकर पीछे की तरफ देखता है। जब वो पीछे देखता है तो नीचे का ग्राउंड टूटा होता है, लेकिन उस लड़के की बॉडी के ऊपर फिर से एक खरोच भी नहीं होती। वो लड़का वहां पर बिल्कुल सही सलामत होता है, हालांकि उसके थोड़े से कपड़े फटते हैं। और इस बात से संजिन और भी हैरान होता है और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाता है, उसको सर से पकड़ता है, यानी कि उसको बालू से पकड़ता है और साथ ही अपना घुटना ऊपर की तरफ उठाकर उसका मुंह जो होता है अपने घुटने के ऊपर दे मारता है, जिससे संजिन के दांत टूट जाते हैं और उस बेचारे के मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और साथ ही उसे किक मारकर पीछे की तरफ फेंक देता है। जब उसे पीछे की तरफ फेंकता है तो हमारा संजिन जो होता है वो वहां पर फिर से एक्टिव होता है और अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाकर अपने आप को वहां पर नीचे गिरने से बचाता है। फिर साथ ही अपनी तलवार उठाता है और सामने की तरफ देखकर काफी गुस्से में अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर बहुत सारी मल्टीपल स्ट्राइक्स लगाता है। जब वो उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है तो ये स्ट्राइक्स जो होती है सीधी जाकर उस मॉन्स्टर की बॉडी के साथ टकराती हैं, लेकिन जैसे वो स्ट्राइक्स उसकी बॉडी के साथ टकराती हैं इसी के साथ ही वो रिटर्न जाकर उसी की बॉडी के ऊपर लगती हैं, यानी संजिन की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगते हैं, जैसे कि वो सारी स्लैशेस उस लड़के के ऊपर नहीं बल्कि संजिन की अपनी बॉडी के ऊपर लग रही हो। पता नहीं अब यहाँ पर ये कौन सी टेक्निक को यूज कर रहा है, लेकिन वो सारी की सारी स्लैशेस वापस से संजिन की बॉडी पर लगती हैं। तो इस बात से देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर लड़का जो होता है फिर से वहां पर डेविलिश स्माइल देते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और संजिन को घुटना मारता है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। और उसके पीछे गिरने के बाद अभी वो उठता भी नहीं है, किसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और वहां पर उसके करीब पहुंचने के बाद बहुत सारे पंचेस की बरसात कर देता है। वो उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है, गम गम करते हुए उसे इतने सारे पंचेस मारता है कि साथ ही उसका सर जो होता है उसे वहां पर ग्राउंड के अंदर दंसा देता है और उसके सर के ऊपर अपना पांव रखकर खड़ा हो जाता है। फिर साथ ही वहीं पर खड़े होकर फिर से अपना पांव जो होता है जोर से उसके ऊपर मारता है। ये वाला सीन देखकर मुझे मंकी डी लूफी वाला डो फ्लेमिंगो याद आ गया। उसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही उसने टांगे उठा रखी होती है और किसी के सर के ऊपर पांव रखा होता है। पता नहीं वो मंकी डी लूफी था शायद। वो संजिन के सर के ऊपर दोबारा पांव मारता है तो उसका सर ग्राउंड के ऊपर और ज्यादा दंसदार वहां पर से जबरदस्त प्रेशर निकलता है। और इस बात से सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या कोई इतना भी जालिम हो सकता है? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन में अपने आप को इतना ओवर पावर दिखाने की क्या जरूरत है कि सामने वाला ओपोनेंट जो बेचारा मारी जाए। तो सभी लोग वहां पर सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या ये वाकई में संजिन को मार डालेगा? संजिन को यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए ताकि वो यहाँ पर से बाहर निकल आए, वरना ये तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जबकि मास्टर ली भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि संजिन जल्दी से वहां पर सरेंडर कर दो। और हमारा शीमो वहां पर ये सोच रहा होता है कि जब हमारे संजिन ने उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाए तो वो स्ट्राइक्स बैक आकर संजिन की बॉडी के ऊपर कैसे लगी, यानी कि उसने यहाँ पर किसी तरह से टेक्निक को यूज किया है कि वो सारी स्ट्राइक्स वापस उसी की बॉडी के ऊपर आकर लगी हैं। उसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर लड़का जो होता है वो फिर से संजिन को उठाता है, वो उसको बालू से उठाकर ऊपर उठाता है, फिर साथ ही उसे उठाकर पीछे की तरफ पटक देता है, जैसे कि वो यहाँ पर ये चाहता है कि ये फाइट खत्म करो और अगला ओपोनेंट यहाँ पर लेकर आओ। तो रेफरी लड़की जो होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये फाइट यहाँ पर खत्म हुई और इस फाइट को यहाँ पर फियांग डोजो ने जीत लिया। जैसे वो इतनी बात करती है तो संजिन जो होता है फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। वो उठकर खड़ा होता है, कहता है कि मैं यहाँ पर अभी हार नहीं मान सकता। और ये देखने के बाद सभी लोग कहते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, जबकि इसे पता है कि ये फाइट को जीत नहीं सकता, फिर ये उठकर खड़ा क्यों हो रहा है। तो शीमो भी उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज वहां पर नीचे पड़े रहो या फिर हार मान लो, वरना तुम यहाँ पर से नहीं जीत पाओगे। लेकिन संजिन जो होता है वो अपने रिजोल्व की वजह से उठकर खड़ा होता है, जैसे कि उसे मरने का पूरा शौक हो। वो उठकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने ब्रदर्स के लिए, उन्होंने यहाँ पर अपनी फाइट के लिए पूरा जी जान लगाया था और मैं भी यहाँ पर अपनी फाइट को पूरा जी जान लगाऊंगा। हमें अपने क्लब के लिए फाइट को जीतना और मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता हूँ। इसके साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी सॉलिड अर्थ है और यहाँ पर इनडिस्ट्रक्टेबल है, तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मेरी गेल ब्लेड डार्ट की आखिरी फाइनल मूव के साथ क्या तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई स्क्रैच पड़ेगा या नहीं। और साथ ही वहां पर वो अपनी तलवार उठाता है और आखिरी मूव को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि इस बात से वो मॉन्स्टर लड़की को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आना ही है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 16 का एंड करेंगे।
जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये मॉन्स्टर लड़का अब आगे और क्या करेगा, और वैंग टियान हा और हमारे शीमो की फाइट भी तो इसके साथ होनी बाकी है। तो आप सभी लोग यहाँ पर बेसब्री के साथ इसका इंतजार करना। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्री-ला की एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शीमो और उस लड़के मॉन्स्टर के दरमियान में फाइट हो रही होती है। दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हमारे शीमो के अटैक्स जो होते हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते। तो हमारा शीमो कहता है कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इस लड़के की बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। लेकिन कम से कम मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट पता है जिससे मैं इसकी इस टेक्निक को तोड़ सकता हूँ। और हमारा शीमो कहता है कि वो सीक्रेट ये है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। और इसी के साथ शीमो जो होता है वहां पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। वो भी उसे पंच मारता है, लेकिन ये भी आगे से उसे पंच मारता है। हमारे शीमो का पंच जैसे उसे वहां पर पड़ता है तो ये पंच काफी ज्यादा भारी पड़ता है और उसके पेट में जबरदस्त पंच पड़ने के साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे शीमो ने इस बार जो उसे पंच मारा होता है उस पंच की वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जो शील्ड होती है वो शील्ड टूट जाती है। और शील्ड के टूटने के साथ हमारे शीमो का पंच उसे पड़ता है तो उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो हमारा शीमो से ऊपर की तरफ उछालता है, फिर साथ ही ऊपर से उसे पकड़कर नीचे की तरफ ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। ग्राउंड के ऊपर पटकने के बाद हमारा शीमो जो होता है वहीं पर उसे फिर से पंचेस मारना स्टार्ट करता है। और इसी के साथ ही हमारा शीमो जो होता है वहां पर सोच रहा है कैसे उसने पत्थरों से बड़े हुए एक बड़े से लोहे के जार को किस तरह से तोड़ा था, और वो उसी पावर को वहां पर यूटिलाइज करते हुए उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारना स्टार्ट करता है। और एंड के ऊपर हमारे शीमो के दोनों हाथों से ब्लड बह रहा था, क्योंकि जिस पंच को वो यूज कर रहा था उस पूरी बाजू के अंदर से उसकी सारी नसें फट चुकी होती हैं। तो हमारा शीमो कहता है कि तुमने यहाँ पर सीनियर सांजिन के साथ जो कुछ भी किया उसका बदला तुम्हें चुकाना तो पड़ेगा। इसी के साथ हमारा शीमो वहां पर अपने फाइनल अटैक को यूज करता है जो कि स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट की फाइनल फॉर्म होती है। तो वो स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट की फाइनल फॉर्म को यूज करते हुए जैसे ही वहां पर उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है तो पूरे का पूरा अरीना टूट जाता है। वहां पर पिलर्स टूटते हैं और अरीना ऊपर से नीचे गिर जाता है। सभी नीचे खड़े लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जहां से भागो, पूरा अरीना गिर रहा है। और इसी के साथ ही हमारे शीमो ने जहां पर उस मॉन्स्टर को हरा दिया, क्योंकि इस पंच के साथ वो लड़का जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। बेचारे के 2-4 दांत भी टूट चुके होते हैं और वो होश में बिल्कुल भी नहीं होता। तो अनाउंसर कहते हैं कि तो इस मैच को यहाँ पर ली फैंग डोजो से शीमो ने जीत लिया है। तो शीमो ने इस फाइट को जीत लिया। तुम्हारा शीमो जो होता है वहां पर अपने मास्टर की तरफ देखता है और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उसके मास्टर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर उन सभी में एक नई बहस शुरू हो जाती है। वो सभी लोग यहाँ पर स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट की फाइनल फॉर्म को यूज किया। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि आज तक हमने किसी को भी स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट की फाइनल फॉर्म को यूज करते हुए नहीं देखा। और ऊपर से ये लड़का तो बहुत ज्यादा यंग है, जो तो अभी तक यहाँ पर 14-15 साल का होगा, और ये यहाँ पर स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट की फाइनल फॉर्म को कैसे यूज कर पाया है। इसी के साथ ही हमारे वैंग टियान हाओ को दिखाता है कि वहां पर ये सोच रहा था कि मुझे अब समझ आई कि ये लड़का कौन है। फाइनली मुझे यहाँ पर ये बात समझ आ चुकी है कि यही वो फियर्स फिस्ट है जिसके साथ मुझे फाइट करनी थी। तो यही वो लड़का है, क्योंकि इसके अटैक्स उसके साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। इसी के साथ ही हमारी छोटी यू को दिखाते हैं कि हमारे जाओशू भागते हुए जा रही होती है और कहती है कि मैं यहाँ पे इतनी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ कि आज कंपटीशन है, चारू मार्शल क्लब का कंपटीशन था और आज मैं यहाँ पर लेट सोकर उठी हूँ, मुझे किसी ने जगाया भी नहीं। मुझे जाकर उस वैंग टियान हाओ को देखना होगा कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस करने वाला है। फिर साथ ही वो कहती है मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ, मुझे वैंग टियान हाओ को नहीं बल्कि अपने ब्रदर शीमो के लिए वहां पर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि कंपटीशन पहले ही खत्म हो चुका हो, मुझे जाकर अपने बिग ब्रदर को देखना होगा कि वो वहां पर किस तरह से फाइट करने वाला है, क्या वो वैंग टियान हाओ को अच्छा सबक सिखाएगा या नहीं। तो वहीं पर भागते भागते वो एक लड़के के साथ टकरा जाती है। तो जैसे वहां पर उसके साथ वो टकराती है तो वो लड़का भी गिर जाता है और ये भी गिर जाती है। तो वहां पर उसके पास एक बॉक्स वहां पर नीचे गिरता है। तो जाओशू जो होती है उसे कहती है क्या तुम अंधे हो, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते, तुम्हें देखकर चलना चाहिए। और वो उसका कजन ही होता है, वो अपना मुंह छुपा लेता है और जल्दी से अपने बॉक्स को उठाता है और उसे कहता है कि ये क्या है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। और वो अपना बॉक्स उठाकर बड़ी तेजी से वहां पर से भाग जाता है। तो जाओशू कहती है कि मुझे लगता है कि ये भी कंपटीशन देखने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो भी कंपटीशन वाली डायरेक्शन में ही जा रहा होता है। तो जाओशू कहते हैं मुझे भी वहीं पर जाना चाहिए, हो सकता है कि ये जल्दी में हो तो मैं भी जल्दी में ही हूँ। और वो भी जल्दी से वहां पर उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। जबकि कजिन ब्रदर इंटियान वहां पर ये सोच रहा था कि ये कमीनी जाओशू यहाँ पर क्या कर रही है, अगर इसने वहां पर मुझे देख लिया होता और मेरे पास से इस चीज को नोटिस कर लिया था तो मेरा सारे का सारा प्लान फेल हो जाता। और इसी के साथ ही उस बॉक्स के बारे में बताता है कि वो हुआ ने उसे ये वाला बॉक्स इसलिए दिया था क्योंकि इस बॉक्स के अंदर एक ट्रिगर मैकेनिज्म लगा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे डार्ट्स हैं जिनके अंदर पॉइजन है। तो उसने कहा था कि तुम्हें उस कंपटीशन के दौरान फाइनल अटैक से पहले एक निशाना लगाकर शीमो के ऊपर अटैक करना होगा। जब नीडल उसकी बॉडी के अंदर लगेगी तो सभी लोगों को यही लगेगा कि अटैक्स करने की वजह से वो बहुत ज्यादा वीक था, इसी वजह से वो नीचे गिर गया। लेकिन किसी को भी इस बारे में समझ नहीं आएगी कि पॉइजन की वजह से वो मरा है, सभी लोग यही समझेंगे कंपटीशन में फाइटिंग की वजह से वो मरा है। इसी के साथ ही वो कंपटीशन साइट के ऊपर पहुंच जाता है और जाओशू भी वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद चिल्लाकर कहती है ब्रदर शीमो तुम कहां पर हो। जैसे वहां पर सामने देखते हैं तो शीमो जो होता है
अपनी फाइट जीतकर उसके सामने खड़ा होता है और अरीना टूट चुका होता है, तो वो सभी लोग वहां पर अभी भी फिस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट इस लड़के के पास कैसे आ सकती है और फाइनल फॉर्म को यूज करना ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। इस लड़के ने यहाँ पर फाइनल फॉर्म को कैसे यूज किया होगा। बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे होते हैं और सभी को यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है कि ये जिन फैमिली से है, जिन फैमिली के लोग इसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि ये शीटिंग का बेटा है जो कि जिन फैमिली को जिसने आकर ज्वाइन किया था। यहीं पर मास्टर ली को दिखाता है कि मास्टर ली उन सभी की बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे इन सभी को बताना चाहिए और इसी के साथ ही उन सभी से कहता है कि मेरी तरफ देखो, तुम सभी लोग यहाँ पर इस बात को गलत समझ रहे हो। तुम्हें लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट को फाइनल फॉर्म को यूज किया है, लेकिन नहीं, इसने स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट की फाइनल फॉर्म को यूज नहीं किया, बल्कि इसने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो इसकी फिस्ट की रॉ पावर थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसकी अपनी पावर थी। अगर जो यहाँ पर फाइनल फॉर्म को यूज करता तो नीचे का पूरा ग्राउंड टूट चुका होता, तुम में से काफी सारे लोग यहाँ पर मर चुके होते और इस बात से वो सभी लोग और भी हैरान होते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड, अगर वाकई में ऐसी बात है, अगर इसने यहाँ पर स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट की फाइनल फॉर्म को यूज किया था तो मास्टर ली जिस तरह कहा बिल्कुल वैसा ही होना था। कि मास्टर ली खुद भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का, मुझे लगता है कि इसकी काबिलियत बहुत ज्यादा है और मेरे जैसा मास्टर इसको सिखा नहीं सकता, इसे बहुत ही महान मास्टर की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से इसके पास टैलेंट्स हैं ये बहुत ही जल्दी आगे निकलने वाला है, ये तो मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो इसी के साथ ही टियानलू गैंग के यंग मास्टर को दिखाते हैं कि वो बड़ी तेजी से भागता हुआ अरीना में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें फाइट करते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। और बड़ी तेजी के साथ वो अरीना में चला जाता है, जबकि उससे अंकल उसे कहता है कि बेवकूफ रुक जाओ, तुम मुझसे फाइट नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही वो वहां पर अरीना में एंटर होता है, इसी के साथ ही शिमू से फाइट करने के लिए रेडी हो रहा होता है। जब वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो रहा होता है, इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ वहां पर बीच में आ जाता है और अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करके उसे अरीना से बाहर फेंक देता है और कहता है जहां से दफा हो जाओ, तुम इससे फाइट नहीं कर पाओगे, इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, सिर्फ मैं फाइट कर सकता हूँ। और उसे बाहर फेंकने के बाद वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और हमारे शिमू से कहता है क्या तुम ये फियर्स फेस्ट हो। तुम्हारा शिमू उसकी बात सुनने के बाद कहता है नहीं, मैं किसी फियर्स फेस्ट को नहीं जानता, तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो। तो वैंग टियानहाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर इस बात को मानने से मना कर रहे हो, चलो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी यहाँ पर जब हम लोग फाइट करेंगे मुझे पता चल ही जाएगा कि तुम कौन हो, चलो जल्दी से अब यहाँ पर रेडी हो जाओ कि आज यहाँ पर जो तुम्हें हराने वाला है वो मैं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हराकर तुम्हें फिर से पूरे के पूरे फैंक्शन सिटी का सबसे महान टॉप डिसाइपल बन जाऊंगा। तो हमारा जो शिमू होता है वो भी फाइट करने के लिए रेडी होता है और इसी के साथ दिखाते हैं कि दोनों वहां पर पूरी हाइप में होते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। जबकि बाकी के सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि ये वाली फाइट यहाँ की सबसे बड़ी और महान फाइट होने वाली है। और इसी के साथ ही शिमू अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है कि उसका हाथ जो है पूरी तरह से सोर हो चुका होता है और वो पंच को यूज नहीं कर पाएगा। तो उसके मास्टर उसकी तरह तलवार फेंकते और कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर पंच को यूज नहीं कर सकते तो यहाँ पर अपनी गेल ब्लेड आर्ट को यूज करो। शिमू जो होता है अपनी तलवार को अनशीथ करता और कहता है कि वैंग टियानहाओ तो फाइनली यहाँ पर देखने का वक्त है कि तुमने यहाँ पर अपनी स्पीयर आर्ट को और कितना ज्यादा बेहतर बनाया है। जबकि वैंग टियानहाओ से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लास्ट टाइम तुम बहुत ज्यादा लकी थे कि तुमने मेरे वेपन को तोड़ दिया था, लेकिन इस बार तुम यहाँ पर मेरे वेपन को नहीं तोड़ पाओगे। और इसी के साथ ही वो अपने वेपन को सामने की तरफ करते हुए उसके अंदर से अटैक करता है तो उसके अंदर से फायर निकलती है। जो हमारी जो शिमू होता है वो फायर को वहां पर ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन बाकी के सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो फायर जो होती है वो उसकी ब्लड पावर होती है। तो शिमू जो होता है वहां पर अपनी तलवार लेकर पीछे की तरफ हटता है, जबकि वैंग टियानहाओ जो होता है वो अपना भाला लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं पिछले कई सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर मुझे हरा पाओगे। और वो ऊपर की तरफ जंप करता है और साथ ही अपने भाले के साथ फिर से फायर को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। वैंग टियानहाओ ने यहाँ पर अपनी ब्लड पावर को अवेकन कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने भाले के अंदर से स्पेशल एबिलिटी फायर को यूज कर सकता है। हमारा शिमू यहाँ पर वैंग टियानहाओ को भी हरा पाएगा, हालांकि वो पहले यहाँ पर बुरी तरह जख्मी है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे आप सब लोग, शैंग्रीला के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूं। तो वैंग टियानहाओ जो होता है अपनी ब्लड पावर्स को यूज कर रहा होता है, वहां पर फायर के साथ हमारे शिमू के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो हमारा शिमू जो होता है अपनी तलवार के साथ उसकी फायर पावर्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है। उसी के साथ ही यंग मास्टर वैंग टियानहाओ जो होता है अपना बाला लेकर उसकी तरफ सामने आगे बढ़ता है और शिमू साइड के ऊपर हटकर उसके अटैक को वहां पर अवॉइड करता है और साथ ही उसके बालों को अपने बाजू में पकड़ता है और उसे उठाकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटकने लगता है। जब उसे ग्राउंड के ऊपर पटक रहा होता है, इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ जो होता है वहीं पर अपनी फायर पावर को यूज करते हुए अपने प्रपल्जन देता है अपने आप को और ऊपर की तरफ जंप करके पीछे की तरफ हट जाता है। तो ये देखने के बाद अनाउंसर जो होती है वहां पर अनाउंस करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि अभी यहाँ पर इसकी फाइट को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया था। फिर साथ ही वो कहते हैं जो मर्जी करो, मैं यहाँ पर इस सब में इंटरफियर नहीं करती, वैसे भी तुम दोनों की फाइट से यहाँ पर आखिरी फाइट है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और सभी लोगों को बताया जाता है कि ऑफिशियली ये फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, जहां पर एक तरफ से जिन गैंग है और दूसरी तरफ से लियू फेंग क्लब के लोग हैं और दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे।
करेंगे। और इसी के साथ ही यंग मास्टर वैंग टियान हाओ कहता है कि अब यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, मेरा ब्लड पंप हो रहा है, तो अब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसकी पावर्स को रिलीज होता है महसूस करते हैं और कहते हैं कि क्या वाकई में इसने यहाँ पर ब्लड पावर को अवेकन कर लिया है। सभी लोग वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर जिन गैंग ने वाकई में ब्लड पावर्स को अवेकन कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि शीमू के चांसेस जो बहुत ज्यादा कम है वो यहाँ पर इस मैच को जीत पाए, क्योंकि ब्लड पावर्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। ब्लड पावर्स जो होती है उसके साथ हमें यहाँ पर बहुत ही खतरनाक पावर्स मिलती हैं और साथ ही हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। और यहीं पर शीमू को अपने मास्टर ली की बात याद आती है। उसने मास्टर ली से पूछा था कि ब्लड पावर्स अवेकनिंग क्या होती है, तो मास्टर ली ने उसे बताया था कि ब्लड पावर्स जो होती है ये हमारे ब्लड के अंदर होती हैं। कुछ मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने ब्लड की पावर्स को अवेकन करते हैं, ये सभी लोगों में नहीं होता। जब वो अपनी ब्लड पावर्स को अवेकन करते हैं तो उन्हें खास किस्म की एबिलिटीज मिलती हैं जिसके साथ उनकी पावर्स होती हैं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं। सारे लोग यहाँ पर ब्लड पावर्स को अवेकन करने का सपना देखते रहते हैं। तो मां शीमू जो होता है ये बात सुनने के बाद वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि ऐसी बात है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड की पावर और तुम यहाँ पर ब्लड अवेकनिंग के बाद इतने स्ट्रॉन्ग हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी पावर्स तो किसी काम की नहीं है, मैं बिना ब्लड पावर्स की अवेकनिंग के भी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूं। और इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा। तो मां शीमू कहता है कि मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब यहाँ पर मेरी बारी, अब मैं अटैक करूंगा। और वो भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके सामने से जंप करते पीछे चला जाता है क्योंकि उसके पास लॉन्ग रेंज अटैक करने के लिए भाला है। तो वो पीछे जाने के बाद पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ पीछे की तरफ घूमता है और अपने भाले के साथ फायर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो वहां पर बार बार फायर अटैक्स कर रहा था, बार बार वहां पर फायर क्रिएट करता है और उस फायर के साथ हमारा शीमू के ऊपर बार बार अटैक करता है, जबकि हमारा शीमू जो होता है अपनी तलवार के साथ उसके सारे अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है। और फाइनली वो अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है जिससे सारी की सारी फायर जो होती है डेसिपेट हो जाती है। और साथ ही वो वहां पर कुछ स्ट्राइक्स लगाता है, मल्टीपल स्ट्राइक्स जो होती हैं वो सीधी जाकर वैंग टियान हाओ की बॉडी के ऊपर लगती हैं और उसकी बॉडी कट जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, उन्हें लगता है कि वाकई में यहाँ पर वैंग टियान हाओ जो इसके साथ हिट हुआ है, लेकिन वो उसके साथ हिट नहीं होता बल्कि वो एक मिराज टेक्निक होती है। वो यहाँ पर एक स्पेशल फुटवर्क टेक्निक को यूज कर रहा होता है जिसे फिश स्लीपिंग स्टेप कहा जाता है। तो वो वहां पर उसके आसपास से फुदक रहा होता है, बिल्कुल एक फिश की तरह, जैसे पानी के अंदर मछली ऐसे 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 जिगजैग करती है, बिल्कुल वैसे वहां पर उसके आसपास वो घूम रहा होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर ली यहाँ पर इस सीक्रेट टेक्निक को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो फिश स्लीपिंग स्टेप्स है, ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक है। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कि फुटवर्क टेक्निक्स को मास्टर करने में नाकाम रहते हैं, लेकिन इसने अपनी फैमिली की स्पेशल फिश स्लीपिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर प्रॉपरली एक मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक है। ऊपर से इसने अपनी ब्लड पावर्स को भी अवेकन कर लिया है। इसी वजह से यहाँ पर जिन गैंग क्लब के लोगों ने सिर्फ एक ही बंदे को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भेजा था क्योंकि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। हमारे शीमू को अब यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि वो उसके स्टेप्स की वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है और हमारा शीमू उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था, वो बार बार उसके ऊपर अटैक करता है। तो हमारा शीमू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतना काफी रहेगा मेरे इर्द गिर्द भागने से, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इस तरह अटैक कर पाओगे। इसी के साथ ही शीमू अपनी तलवार उठाता और कहता है कि देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम क्या कर पाते हो। और वो ग्राउंड के ऊपर ही अटैक कर देता है और ग्राउंड के ऊपर जब अटैक होता है तो काफी सारी वाइब्रेशंस निकलती हैं जिसकी वजह से साथ ही काफी सारे पत्थर उड़ते हैं। वो सभी अटैक्स को वहां पर अवॉइड करता है। तो यंग मास्टर वैंग टियान हाओ जो होता है बड़ी तेजी के साथ घूम रहा होता है, साथ अटैक्स को अवॉइड करते वहां पर बीच से उसके ऊपर अटैक भी किया जा रहा होता है। वहीं पर आसपास भागते भागते वो बार बार उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, बार बार अपने बाले या फिर अपनी फिस्ट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो यहीं पर हमारा शीमू जो होता है अपनी स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट को यहाँ पर फिर से यूज करता है और अपने ओरा को रिलीज करता है जिसकी वजह से जबरदस्त प्रेशर निकलता है और वैंग टियान हाओ के साथ हिट होने के बाद पीछे गिरता है। और इसी के साथ ही शीमू बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट करने के बाद उसके करीब पहुंच जाता है और जाकर उसे एक जबरदस्त पंच मारने लगा है। तो जैसे ही वहां पर उसे पंच मारने लगता है इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ को दिखाता है कि वो फिर से फिश स्लीपिंग स्टेप को यूज करते हुए उसके नीचे से निकल जाता है और उससे नीचे से निकलने के बाद जैसे वो पीछे की तरफ फटता है हमारा शीमू जो होता है अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर थ्रो लगाता है, वो अपनी तलवार को उसके ऊपर दे मारता है, लेकिन वैंग टियान हाओ जो होता है उसकी तलवार को हवा में ब्लॉक कर लेता है जिसके साथ टकराकर उसकी तलवार वापस की तरफ गिरती है और हमारा शीमू जंप करते हुए ऊपर पहुंच जाता है और अपनी तलवार को फिर से कैच करता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरी तरफ से वैंग टियान हाओ अपने भाले को उसके साथ टकराता है। दोनों वहां पर बहुत ही जबरदस्त घमासान फाइट कर रहे होते हैं, जबकि यहीं पर से जिन टियान को दिखाते हैं कि वहीं पर उस अरीना में यहाँ पर जनता खड़ी होती है उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइट चल रही है, लगता है कि शीमू यहाँ पर पहले अपने आप को साबित कर चुका है, वो यहाँ पर फैंग सिटी का टॉप क्लास का मार्शल आर्टिस्ट बनने के लायक हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अगर ये इस फाइट को जीत
जाता है तो फिर मैच यहाँ पर हार जाऊंगा और मेरे डैड मुझे वाकई में मार डालेंगे अगर मैं इस बार काइजुआन मार्शल अकेडमी के लिए सक्सेसफुल नहीं रहा तो। और उसके पास जो बॉक्स होता है वो उसके बारे में बताता है कि इसके अंदर बहुत सारी पॉइजनस नीडल है और इसके अंदर एक ट्रिगर लगा हुआ है। वू हाउ ने कहा था कि मुझे इसको यूज करना होगा, मुझे इसको यूज करते हुए यंग मास्टर जिन के पास यंग मास्टर शिमू के ऊपर अटैक करना होगा। अगर मैं आखिरी मोमेंट के ऊपर उसके ऊपर अटैक करता हूं तो किसी को इस बारे में शक भी नहीं होगा कि उसके ऊपर पॉइजन से अटैक हुआ था। सभी को यही लगेगा कि वो कंपटीशन में फाइट करते हुए मरा है। लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अटैक कर सकता हूं मैं जहां पर, और मुझे मौका नहीं मिलेगा और मुझे लगता है कि मुझे सही टाइमिंग के ऊपर ही अटैक करना होगा। इसी के साथ ही वहां पर सही टाइमिंग का इंतजार करता है। तो जैसे हमारा शिमू चौथा अपनी तलवार की स्ट्राइक लगाता है सामने की तरफ वैंग टियान हाओ की तरफ, उसी के साथ ही वो वहां पर उसके ऊपर अटैक कर देता है और नीडल्स जो होती हैं उस बॉक्स के अंदर से बड़ी तेजी के साथ निकलती हैं। वो नीडल्स जैसी हमारे शिमू की तरफ आगे बढ़ी होती हैं तो वैंग टियान हाओ नीडल्स को देख लेता है। हालांकि अटैक उसकी तरफ आगे बढ़ा होता है लेकिन वो शिमू को बचाने के लिए अपनी फायर को रिलीज करते हुए नीडल्स के ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ ही हमारा शिमू भी इस बात से काफी हैरान होता है कि इसने अटैक कहां पर किया। और इसी के साथ ही दिखाता है कि वैंग टियान हाओ के साथ एक तलवार की जो अटैक होती है स्लैश होती है वो उसकी बॉडी के साथ टकराती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है और गुस्से के साथ कहता है कौन है वहां पर, किसकी हिम्मत हुई जहां पर कंपटीशन के बीच अटैक करने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहां पर किसी के ऊपर स्नीक अटैक कर सकते हो। और साथ ही वो अपनी फायर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। जब वो जिनटियान के ऊपर अटैक करता है तो जिनटियान वहां पर उसके साथ हिट होने के बाद गिर जाता है और साथ ही उसके चेहरे के ऊपर से उसका जो मखौटा होता है वो भी उतर जाता है और साथ ही वो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जाओजू कहती है ये तो जिनटियान है, जो मेरा कजन ब्रदर जिनटियान है। कि हमारा शिमू जो होता है एक नीडल उसे कंधे के अंदर लगी होती है, वो कंधे के अंदर से उस नीडल को निकालता है और साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये तो वाकई में जिनटियान है। मुझे लगता है कि जो 5th एल्डर का बेटा है जिसके बारे में आंटी जैन ने मुझे बताया था। बाकी के सभी लोग भी वहां पर उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जिनटियान ये तो जिन फैमिली के 5th एल्डर का बेटा है ना, फिर ये यहाँ पर अपनी जिन फैमिली के यंग मास्टर शिमू को मारने की कोशिश क्यों करेगा। इसने कंपटीशन के दौरान उसके ऊपर पॉइजनस नीडल्स के साथ अटैक किया। इसका मतलब यह है कि ये लोग चाहते हैं कि वो इस कंपटीशन को ना जीते। लगता है कि यहाँ पर फैमिली में अपनी फाइट चल रही है। कोई इतनी ज्यादा घटिया हरकत कैसे कर सकता है कि अपनी फैमिली के मेंबर को यहाँ पर दिन दिहाड़े सभी लोगों के सामने मारने की कोशिश करे। तो जिनटियान इस उन सभी की बातें सुनने के बाद बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागकर चला जाता है। जबकि वैंग टियान हाओ जो होता है उसे कहता है कि यहीं पर रुको, तुम भागकर कहां पर जा रहे हो, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। जबकि हमारा शिमू से कहता है कि उसे रहने दो, हमारी फाइट अभी तक यहाँ पर खत्म नहीं हुई, ये हमारा फैमिली मैटर है और मैं जाकर उसके साथ अपने फैमिली मैटर को खुद ही निपटा लूंगा, तुम्हें यहाँ पर अपनी फाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारा शिमू से कहता है कि इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम दोनों को अपनी फाइट को फिनिश करना होगा। हम दोनों यहाँ पर अपनी फाइट को फिनिश करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जहाँ पर विनर है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और कल देखेंगे कि इन दोनों में से कौन जहाँ पर विनर बनेगा, कौन फाइट को जीत पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्री-ला की एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिनटियान वहां पर बीच में पॉइजनस नीडल्स के साथ उनके ऊपर अटैक करता है, यानी जिन के हमारा शिमू के ऊपर अटैक करता है और उसके ऊपर अटैक होने की वजह से उनका जो मैच था वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। लेकिन उसके बाद हमारा शिमू जो होता है वो यंग मास्टर से कहता है कि वैंग टियान हाओ चलो यहाँ पर अपनी फाइट को खत्म करते हैं, चलो देखते हैं कि हम दोनों में से यहाँ पर कौन इस फाइट को जीता है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर इस फाइट को खत्म करना चाहते हो। जबकि यंग मास्टर वैंग टियान चलाकर से कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, मैंने यहाँ पर अभी भी तुम्हारी जान बचाई है, अभी अभी वो तुम्हें मारने वाला था और मैंने जहां पर तुम्हारी जान बचाई और अब जहां पर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने जहां पर जो अटैक रिसीव किया है वो नीडल तुम्हारे बाजू के अंदर फंसी है, जिसकी वजह से तुम यहां पर फाइट नहीं कर पाओगे। तुम्हारा शिमू से कहता है कि मेरा अटैक जो था वो तुम्हारी बॉडी के साथ टकराया था और मुझे लगता है कि तुम भी अपने शोल्डर को यूज नहीं कर पाओगे। वैंग टियान हाओ से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ पर अभी फाइट करने के बिल्कुल काबिल हूँ। अगर वो तुम्हारी स्लैश मेरी बॉडी के साथ टकराएगा तो वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो कभी भी तुम मुझे हिट नहीं कर पाते। तुम्हारा शिमू से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो फिर यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर ही लेते हैं कि हम दोनों में से कौन इस फाइट को जीतेगा, हम दोनों में से कौन यहाँ पर बेहतर है। तो तुम मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर इस फाइट को खत्म होता हुआ देखना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर जीतेगा। तो हमारा शिमू से कहता है कि सिर्फ एक मूव को यूज करेंगे। तो वो से कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर देखते हैं, एक एक मूव को दोनों यूज करते हैं और देखते हैं कि कौन यहाँ पर इस मूव में जीत पाता है। और इसी के साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज करने वाला हूँ, ये मेरा अल्टीमेट मूव होगा जिसे 6 ओवरलैपिंग फ्लेम स्ट्राइक कहा जाता है। अगर तुम इस स्ट्राइक को यहाँ पर ब्लॉक कर पाए तो मैं खुद ब खुद यहाँ पर अपनी हार मान लूंगा, मैं तुम्हारे सामने और ज्यादा फाइट नहीं करूंगा। इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ जो होता है अपने बाले को वहां पर घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी फायर के साथ वहां पर एक फायर का ड्रैगन बन जाता है। दूसरी तरफ से हमारा शिमू जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके ड्रैगन को वहां पर ब्लॉक करने लगा है। तुम्हारा शिमू वहां पर अपनी गेल आर्ट को यूज करते हुए उसके मूव्स को यूज करता है। जब उसके मूव को यूज करता है उसके अंदर से बहुत सारी स्ट्राइक्स निकलती हैं और उसका मास्टर भी ये देखकर काफी हैरान होता है और वहां पर वो स्लैशेस जो होती हैं
ऊपर की तरफ एक बवंडर की तरह ऊपर की तरफ जाती है, जहां पर वो ड्रैगन की बॉडी को कवर करती हैं। दोनों वहां पर अपना पूरा जोर लगा रही होती है और आसपास के सभी लोग अपने आप को कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि धमाका जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और इसी के साथ ही दिखाता है कि ड्रैगन जो होता है वो तबाह हो जाता है, ड्रैगन वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ड्रैगन के डिस्ट्रॉय होने के बाद यंग मास्टर वेंटियन हाउ जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है और उसका भाला भी टूट जाता है। और उसका भाला टूटने के बाद वो कहता है कि तुमने ये कैसे किया, तुमने मेरे भाले को तोड़ दिया। यहाँ पर मेरे सबसे अल्टीमेट मूव को यहाँ पर हेड ऑन फेस किया और इसको ब्लॉक कर लिया। और इसी के साथ ही हमारा शिमू से कहता है कि मुझे लगा ही था कि मैं जहां पर इस टैग को ब्लॉक कर सकता हूं, इसी वजह से मेरी इंप्रूवमेंट पहले से काफी ज्यादा बेहतर हुई और मैं स्किल्स के मेरी जो तलवारबाजी के स्किल्स है वो भी काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं। इस वजह से मैंने जहां पर तुम्हारे अटैक्स को ब्लॉक कर लिया। और वेंटियन हाउस से कहता है कि तुमने जहां पर अपने ब्लेड के साथ 7 स्लैशेस लगाई, इसका मतलब है कि तुम्हारी गेल ब्लेड आर्ट जो पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। और साथ ही वो से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा जो मेटल का स्पीयर तुम्हारे सामने और ज्यादा नहीं टिक सकता, अगली बार अगर तुमसे फाइट करूंगा तो एक बेहतर स्पीयर लेकर आऊंगा। और इसी के साथ ही वो अपने स्पीयर को फेंक देता और कहता है जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, ठीक है, मैं जहां पर इस फाइट के लिए हार मानता हूं, मैं सरेंडर करता हूं। और ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि टियान हाउ मेरे लिए रुको, मैं भी यहाँ पर आ रहा हूँ, चलो यहाँ पर से चलते हैं। और दोनों वहां पर से चले जाते हैं। जबकि जो अनाउंसर लड़की होती है वो कहती है कि तो यहाँ पर फाइनली फाइट खत्म हो चुकी है और यहाँ पर ल्यू फेंग डोजो ने अपनी फाइट को जीत लिया और वेंटियन हाउ ने यहाँ पर हार मान ली, जिसकी वजह से जिन गैंग को यहाँ पर से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसी के साथ ही वो अनाउंसर लड़कियों लोगों से कहते हैं कि हमारे कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक यहाँ पर जितने भी गैंग्स के पास यानी क्लब्स के पास अभी भी कुछ ऐसे कल्टिवेटर्स हैं जो मार्शल आर्टिस्ट हैं जो फाइट करने के काबिल हैं। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर शिमू को चैलेंज कर सकते हो। तो क्या तुम में से कोई यहाँ पर इसको चैलेंज करना चाहेगा? लेकिन वो सभी के सभी खामोश होते हैं, कोई भी यहाँ पर इसको चैलेंज नहीं करना चाहता। तो अनाउंसर कहती है कि अब जबकि यहाँ पर कोई भी तुम्हें चैलेंज नहीं करना चाहता तो इसका मतलब है कि तुमने यहाँ पर फाइनली इस फाइट को जीत लिया है। और आज के बाद से यहाँ पर हमारे फेंग सिटी का जो नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट होगा उसका टाइटल चेंज हो चुका है और अब यहाँ पर शिमू हमारे फेंग सिटी का नंबर 1 डिसाइपल बन चुका है। और सभी लोग उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं, जबकि हमारा शिमू वहां पर अंदर के अंदर सोच रहा होता है कि मदर काश तुम यहाँ पर होती और ये सब कुछ देख रही होती, तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया और आज यहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी का पहला मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट जीत लिया है और मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी एक मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन में गॉसिप्स हो रहे होते हैं कि एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहां पर कुछ लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। एक कहता है क्या तुमने सुना है कि फेंग सिटी में नंबर 1 का टाइटल जो है वो वेंटियन हाउस से छिन गया और किसी लड़के शिमू ने यहाँ पर वो टाइटल ले लिया है। दूसरा उनसे कहता है कि मैं उस लड़के शिमू के बारे में जानता हूँ, वो जिन फैमिली का एक लावारिस बच्चा है जो कि शीटिंग का बेटा था जो कि मिछवाणों के गांव से यहाँ पर आया है। दूसरा उसे कहता है कि मैंने सुना है कि उस कंपटीशन के दौरान जिन टियान जो कि उसी के 5th अंकल का बेटा है उसने उसे मारने की कोशिश की। तो दूसरे वाला उसे खामोश करवा देता और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, इस तरह की बातें यहाँ पर पब्लिक में मत करो, अगर जिन फैमिली के लोगों ने ये बातें सुन ली तो वो तुम्हें मार भी सकते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जिन फैमिली का दिखाया जाता है जहां पर आंटी जैन जो होती है अपनी बेटी जाओजू से कहती हैं, बेटा क्या तुम वाकई में सच कह रही हो, क्या तुम्हारा बड़ा भाई शिमो इस वक्त तुम्हारे फेंग सिटी का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है? तो वो कहती है हाँ मदर, वो बिल्कुल यहाँ पर नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। तो उसकी मदर उसे कहती है कि जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था वो वाकई में वैसे ही आगे बढ़ा है, लेकिन मैंने यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो जाओजू से कहते हैं कि मदर अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिनटियान का क्या करेंगे? तो उसकी मदर उसे खामोश करवा देती है और कहती है कि तुम्हें जिनटियान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जिनटियान ने जो कुछ भी किया वो बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन हम लोग यहाँ पर जिनटियान के साथ ऐसा बुरा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, क्योंकि उसने यहाँ पर शिमो के साथ उस हद तक वो सब कुछ बुरा नहीं किया, यानी कि उसे जान से मारा नहीं है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर उसे कड़ी सजा नहीं दे सकते। इस वक्त उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है जहाँ पर वो अपने किए पर पछतावा कर रहा है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें वेंटियन हाउ का दिखाया जाता है कि वेंटियन हाउ जो होता है वो अपने मार्शल अंकल के पास होता है, वहां पर बैठा अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है कि वो यहाँ पर मैच को हारा कैसे। जब किसी के साथ उसके अंकल वो वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि टियान हाउ मुझे सच्ची बताओ, क्या वाकई में तुम्हें यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर्स एक्टिवेट होती हुई महसूस हुई या नहीं? तो वेंटियन हाउ उनसे कहता है कि अंकल वो आपसे तीसरी बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि क्या मैंने यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को अवेकन कर लिया है या नहीं? हाँ ये बात सच है कि जब मैंने वहां पर अपने स्पीयर के अंदर से फायर को रिलीज किया था मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी स्टिमुलेंट्स एक्टिवेट हुए थे, यानी कि बहुत सारी जोश आ गया था। अब मुझे नहीं पता कि वो सारे का सारा जोश कहां से आया था, मुझे लगता है कि मैंने वाकई में ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया है। मास्टर वो उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर ने इसी वजह से तुम्हें स्पेशली मेरे पास भेजा है ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें आगे की ट्रेनिंग दे सकूं, मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट सिखाऊंगा क्योंकि तुमने यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर्स को अवेकन कर लिया है। अब जबकि तुमने ब्लड लाइन की पावर्स को अवेकन कर लिया है तो फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर बाकी की ब्लेजिंग आर्ट्स को सीखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर को क्या कहा जाता है? तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर को विशियस फ्लेम कहा जाता है। विशियस फ्लेम एक ऐसी ब्लड लाइन की पावर है जो कि यहाँ पर तुम्हारी जो स्पीड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, यानी कि तुम्हारी फायर और तुम्हारी स्ट्रेंथ की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। स्पेशली जब तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर्स एक्टिवेट होती हैं तब तुम
लोग बड़ी तेजी के साथ कल्टीवेट कर पाते हो। वैंग टियानहाओ से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं स्पेशल नहीं हूँ, मैं वैंग फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ और मेरे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है जिसकी वजह से मैंने ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट किया। लेकिन अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन की पावर्स की वजह से है कि मैंने ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया तभी मैं यहाँ पर इतना महान बन सका हूँ। मास्टर वू से कहता है कि लड़के तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, मैं यहाँ पर तुम्हें सही से समझाता हूँ। ये ब्लड लाइन की पावर्स जो है ये लाखों करोड़ों में से कोई कोई एक ही जो है इसको एक्टिवेट कर पाता है। तुम्हें पता होगा कि हमारी फैमिली के अंदर 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो कि इस विशियस फ्लेम ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर पाए हैं। ये वाली जो ब्लड लाइन की पावर थी ये हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से हमारे पास चलती आ रही है और नीचे आने वाली जनरेशंस में किसी किसी के अंदर ही ये अवेकन हो पाती है। जरा खुद ही सोच कर देखो तुम कितने ज्यादा गिफ्टेड हो, कितने ज्यादा टैलेंटेड हो कि तुमने यहाँ पर विशियस फ्लेम ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही वो स्पीयर को उठाते हैं और उसे कहते हैं तो आज के बाद से मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें टीच करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट का जो दूसरा हाफ है उसको सिखाऊंगा, मैं उसकी मार्शल आर्ट्स को तुम्हें कंप्लीट करवाना सिखाऊंगा। और साथ ही उसे कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लोगे उसके बाद काइजुआन अकेडमी में एडमिशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि वहां पर मार्शल आर्ट्स की प्रोग्रेस और साथ में ब्लड लाइन की पावर्स दोनों को देखा जाता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारे शिमो को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्री-ला की एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे पता चलता है कि हमारा वैंग हाओटियान जो है उसने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया और उसकी ब्लड लाइन का नाम विशियस फ्लेम है और उसके मास्टर वू से कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें ब्लेज स्पीयर आर्ट का सेकंड हाफ सिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ उनसे कहता है कि मास्टर मुझे एक बात तो बताएं कि मेरे पास यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर है, ब्लड लाइन की पावर्स को अवेकन करने के बाद मैं वहां पर उस लड़के शिमू से फाइट कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पर उसके सामने अपनी फाइट जो है वो जीत नहीं पाया और उसकी एबिलिटीज आपने देखी होंगी, उसकी एबिलिटीज मुझसे भी ज्यादा बेहतर थी। तो क्या आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसके पास भी ब्लड लाइन की पावर है, क्या उसने ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट किया है? तो मास्टर वो उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं हो सकता है कि उस लड़के ने ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट किया हो। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई उनसे कहता है कि यही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या उस लड़के ने ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट किया है या नहीं। तो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से साइड के ऊपर होते हैं कि वहां पर अब कौन एंटर हो गया है जिसको वो सेंस भी नहीं कर पाए। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे शिमू का दिखाया जाता है कि मास्टर लियू से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि लड़के तुमने तो मेरे लियू फैंग क्लब के लिए बहुत कुछ किया है, तुमने मेरे क्लब का नाम रोशन कर दिया। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि अब जबकि यहाँ पर हमें रेपुटेशन मिल गई है तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारे पास बहुत सारे डिसाइपल्स आएंगे, वो सभी लोग मुझसे सीखना चाहेंगे क्योंकि तुम यहाँ पर मुझसे सीखकर इतने स्ट्रॉन्ग बने हो। और उसके बाद उन सभी लोगों से मैं बहुत सारी फीस लूंगा और जब तुम यहाँ पर काइजुआन अकेडमी को ज्वाइन कर लोगे तब यहाँ पर मेरी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और सभी लोग मेरे पास आकर एडमिशन लेंगे, मेरे पास और भी ज्यादा पैसे आ जाएंगे। फिर साथ ही वो कहते हैं कि अब जबकि तुमने यहाँ पर लियू फेंग डोजो को यानी कि हमारे जो क्लब है इसकी रेपुटेशन को बढ़ाने में मदद की है तो मैं भी अपने वादे को पूरा करूंगा। तुम जानना चाहते थे ना कि यहाँ पर थ्रोइंग ब्लेड आर्ट जो है उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें थ्रोइंग ब्लेड आर्ट सिखाऊंगा। थ्रोइंग ब्लेड आर्ट एक बहुत ही कमाल की आर्ट है। वो अपनी तलवार के साथ सामने की तरफ एक पेड़ के ऊपर अटैक करते हैं और उसे कहते हैं कि अब बस देखते जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें क्लोजली दिखाने वाला हूँ, तुम्हें इसे देखकर ही सीखना होगा। वो सामने एक पेड़ के ऊपर अटैक करते हैं तो वो पेड़ जो होता है कट जाता है। मास्टर से कहता है कि थ्रोइंग ब्लेड आर्ट एक ऐसी आर्ट है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक का मौका मिलता है। तुम्हें अपने ब्लेड को इस नियत से अटैक करना होगा कि सामने वाले की गर्दन उड़ानी है या सामने वाले को मारना है, क्योंकि इस ब्लेड आर्ट को जब तुम यूज करोगे उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हारा ब्लेड यानी तुम्हारा वेपन नहीं रहेगा और फिर तुम यहाँ पर सिर्फ खाली हाथ रह जाओगे अपने हाथों से फाइट करने के लिए। इसी वजह से यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैंने आज तक इस ब्लेड आर्ट को सिर्फ और सिर्फ 3 बार यूज किया और तीनों बार जब मैंने अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक किया उसकी जान ले ली। और तुम्हें भी यहाँ पर यही करना है, अगर तुम यहाँ पर इस ब्लेड आर्ट को सीखना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर अपने ओपोनेंट को मारने के लिए अटैक करना होगा। इसी के साथ ही वो उसका ब्लेड देते हैं और कहते हैं लड़के क्या तुम रेडी हो? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमारे वैंग टियानहाओ का दिखाया जाता है कि वैंग टियानहाओ जो उसके अंकल जो होते हैं वो दोनों वहां पर अपने वेपन सामने की तरफ करते हैं और कहते हैं कौन है वहां पर। तो उनके सामने एक एल्डर अपीयर होता है तो वो एल्डर उनके सामने आता है। मास्टर वो से कहते हैं कि तुम यहाँ पर हिडन शैडोज टेक्निक को यूज कर रहे हो, आज तुम्हारे जैसे ग्रैंड मास्टर का यहाँ पर क्या काम है? तुम यहाँ पर हमारे पास क्या करने के लिए आए हो? अपने ओरिजिन्स के बारे में बताओ, तुम कौन और कहां से आए हो? और इसी के साथ ही वो मास्टर अपने पास एक टोकन निकालकर उसकी तरफ फेंकता और कहता है कि डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम हान वू है और मैं काइजुआन मार्शल अकेडमी से यहाँ पर आया हूँ। तो मास्टर वू जो होते हैं वो उसके टोकन को चेक करते हैं और कहते हैं ये तो काइजुआन अकेडमी का ही एम्बलम है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम वाकई में काइजुआन मार्शल अकेडमी से हो? तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम खुद भी एक हाउटियान वारियर हो, यानी कि तुम खुद भी यहाँ पर एक किंग लेवल के वारियर हो। तो अगर तुम यहाँ पर एक किंग लेवल के वारियर हो तो तुम यहाँ पर मेरी ब्लड लाइन को पहचान सकते हो। और उसके सामने अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर इसको पहचान रहे हो? तो मास्टर वो जो होते हैं उसकी ब्लड लाइन की पावर
को पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो फरी ब्लड लाइन है जो कि नेचर एसेंस ब्लड लाइन को यूज कर रही है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास भी यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर है। इसका मतलब यह है कि आप वहां पर यानी कि काइशुआन मार्शल एकेडमी के ब्लड लाइन एकेडमी हाल से आए हैं, क्योंकि वहां पर एकेडमी के अंदर भी एक अलग से हाल है। तो वो उसे कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना है, मैं वहीं पर से आया हूं। इसी के साथ ही मास्टर से यहाँ पर कुछ बताते हैं। मास्टर से कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस कंट्री में टोटल 3 बड़ी मार्शल एकेडमीज हैं। उन तीनों बड़ी मार्शल एकेडमीज के अंदर इस तरह के ब्लड लाइन को रिसर्च करने वाले कुछ स्पेशल हॉल्स बनाए गए हैं, जैसे कि काइशुआन मार्शल एकेडमी के अंदर भी ब्लड लाइन के रिलेटेड एक हॉल बनाया गया था, ब्लड लाइन अवेकनिंग हॉल, जहां पर से मैं आया हूं। हम लोगों ने यहाँ पर आपस में डिस्कस किया और हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी ऐसे लड़के, कितने भी ऐसे यंग मास्टर्स, यंग मिसेस होंगे जो कि ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट कर चुके हैं, उन सभी को रिक्रूट करेंगे ताकि हम लोग यहाँ पर उनके साथ उनके पर रिसर्च करके उनकी पावर्स को और ज्यादा इनहेंस कर सके और उनको और ज्यादा पावरफुल बना सके। इस वक्त बाकी के सभी मार्शल स्कूल के जितने भी हॉल ऑफ एल्डर्स हैं वो सारे के सारे ब्लड लाइन से रिलेटेड, वो सभी लोग यहाँ पर ब्लड लाइन वाले डिसाइपल्स को ढूंढ रहे हैं ताकि अपनी अकेडमीज में उनको एडमिशन मिल सके। तुम्हारी आइडेंटिटी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर इस बात को कंफर्म करता हूँ कि तुम्हारे पास ब्लड लाइन्स की पावर वैकन हो चुकी है, तो तुम्हें यहाँ पर काइशुआन मार्शल एकेडमी में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यहाँ पर उस टेस्ट को भी देने की जरूरत नहीं है जो कि यहाँ पर टेस्ट होने वाला है काइशुआन मार्शल एकेडमी में जाने के लिए। तो वो से कहते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमारे जो पूरे कंट्री के अंदर 3 लार्जर सेक्टर्स के जितने ब्लड लाइन अवेकनिंग वाले जो उनके हाल हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इस वक्त डिसाइपल्स को रिक्रूट कर रहे हैं, ऐसे डिसाइपल्स को जिन लोगों ने ब्लड लाइन की पावर्स को अवेकन किया है। तो वो से कहते हैं कि क्या आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि वेंग टियान हाओ काइशुआन मार्शल एकेडमी को ज्वाइन करने की बजाय आपकी जो ब्लड लाइन अवेकनिंग हाल है उसको ज्वाइन करें। तो मास्टर से कहते हैं कि लड़के मुझे एक बात बताओ कि रॉयल फैमिली के पास जो ब्लड लाइन की पावर्स है वो ब्लड लाइन की पावर्स अवेकनिंग कहां से आई है? बताओ कि वो सारी की सारी ब्लड लाइन की पावर्स उन्हें किसने दी और कहां से आई और उन्हें नोबल ब्लड लाइन की फैमिली किसने कहा था? क्या तुम यहाँ पर इस बात को भूल रहे हो? आज से तकरीबन 200-300 साल पहले ये सब कुछ किसने किया था? क्या तुम इस बारे में भूल रहे हो? तो मास्टर वू से कहता है कि नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं भूल रहा। मैं इस बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कि उनके पास जो ब्लड लाइन की पावर है, जो नोबल ब्लड लाइन है, वो कहां से आई है। तो इसी के साथ ही मास्टर उसके सामने अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर तुम्हारे इस लड़के के अंदर ब्लड लाइन की पावर्स निकल आती है और मैं यहाँ पर इसकी प्योरिटी को देख लेता हूँ कि इसकी प्योरिटी किस लेवल तक है, तो इस लड़के को यहाँ पर कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इसकी ग्रोथ लिमिटलेस होने वाली है और मैं इसे अपने साथ काइशुआन मार्शल एकेडमी के ब्लड लाइन अवेकनिंग हॉल में लेकर जाऊंगा। तो हमारा वेंग टियान हाओ उसे कहता है कि मेरा तुमसे एक सवाल है। तो मास्टर से कहते हैं हाँ पूछो। तो वो कहता है कि मुझे एक सवाल का जवाब दो। मुझे ये बताओ कि तीनों बड़ी एकेडमीज में ब्लड लाइन एकेडमी हाल है और तीनों में से मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर मार्शल एकेडमी को ज्वाइन करता हूँ या फिर तुम्हारे मार्शल हॉल को ज्वाइन करता हूँ तो दोनों में से कहां पर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी? तो मास्टर से कहते हैं कि लड़के, अगर तुम यहाँ पर मार्शल एकेडमी को ज्वाइन करते हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हमारे ब्लड लाइन अवेकनिंग हॉल को ज्वाइन करते हो तो फिर हम लोग यहाँ पर रिसर्च करके तुम्हारी जो ब्लड लाइन की पावर होगी उसको और ज्यादा अवेकन करेंगे, उसकी फुल पोटेंशियल को रिलीज करेंगे, जिसका मतलब यह है कि तुम्हारी जो ग्रोथ है वो डबल होने वाली है। तो यहाँ पर खुद ही सोचकर देख लो कि तुम यहाँ पर क्या कुछ हासिल करने वाले हो। मार्शल एकेडमी में रिसोर्सेज की कमी बहुत ज्यादा है, जहां पर तुम्हें प्रॉपर्ली रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर तुम्हें एक ऐसा टाइगर बना देंगे जिसके पास पंख हो, जो आसमान में उड़ भी सकता हो। तो जरा सोचकर देखो, अगर तुम यहाँ पर हमें ज्वाइन करते हो तो तुम्हें पछतावा नहीं होगा। तो वेंग टियान हाओ उसकी बात सुनने के बाद कहता तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। तो मास्टर उसके सामने अपना एक प्याला करते हैं और उसे कहता है तो इसके अंदर अपना एक ब्लड का ड्रॉप डालो, मैं चेक करूंगा तुम्हारी मार्शल प्रोग्रेस कितनी है, तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर की प्योरिटी क्या है। तो वेंग टियान हाओ आगे बढ़ता है, उंगली के ऊपर कट लगाता है, वहां पर एक ब्लड का ड्रॉप डालता है। तो उसके अंदर जब ब्लड का ड्रॉप डालता है तो उसके अंदर से फायर निकलती है। तो मास्टर कहता है कि ये तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि तुम्हारे पास विशियस फ्लेम की ब्लड लाइन की पावर है, तुमने इस पावर को अवेकन भी किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर से तुम्हारी ब्लड लाइन की जो प्योरिटी है वो भी मीडियम लेवल की है और साथ ही उसे कहते हैं कि अब जबकि तुमने यहाँ पर पावर्स को अवेकन कर लिया है तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर मेरे साथ चल सकते हो, मैंने तुम्हें टेस्ट कर लिया, अब यहाँ पर से तुम मेरे साथ एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जा सकते हो। मास्टर वो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और वेंग टियान हाओ से कहते हैं कि लड़के जी तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम मीडियम प्योरिटी के साथ हो, इसका मतलब यह है कि हमारे एंसेस्टर्स को भी तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र होगा। और इसी के साथ ही मास्टर उनसे कहते हैं कि अब जबकि तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर है उसकी प्योरिटी मीडियम लेवल पर है, मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि वो दूसरा लड़का जिसने तुम्हें कंपटीशन में हराया था उसकी ब्लड लाइन की पावर्स की प्योरिटी कितनी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि वो तुमसे विनर था। ये बात सुनने के बाद मास्टर वू से कहते हैं क्या यहाँ पर आपके अलावा कोई और भी आया है फेंग सिटी में जो कि यहाँ पर दूसरे लड़के को चेक करने वाला है? तो वो से कहते हैं कि हाँ, मेरे साथ एक पार्टनर भी यहाँ पर आया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आया। वो जल्दी से भागता हुआ उस तरफ चला गया और कहता है कि मैं जाकर उस लड़के शीमू को चेक करना चाहता हूँ ताकि उसे देख सकूं कि उसके पास कौन सी ब्लड लाइन की पावर है। मास्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि उस लड़के की ब्लड लाइन की पावर जो है बहुत ज्यादा हाई ग्रेड की होने वाली है, क्योंकि हमने उसके कंपटीशन को देखा था, हमने उसकी फाइट को देखा था, उस लड़के की रॉ पावर इतनी ज्यादा है तो उसकी ब्लड लाइन की पावर कितनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे बेचारे शीमू को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका
अच्छा लगने वाला है। इस एपिसोड में तो हम लोग जो नहीं देख पाए, लेकिन अगली में जरूर दिखाऊंगा आपको। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्री-ला की एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो मास्टर जो होते हैं उन लोगों को बताते हैं कि जहां पर ब्लड लाइंस को खोजने की हमारी जो जांच है वो जल्दी स्टार्ट हो चुकी है। एक मास्टर इस वक्त शिमू को चेक करने के लिए भी गए हैं। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और देखना चाहते थे उसके पास कौन सी ब्लड लाइन की पावर है। इसी के साथ ही एपिसोड की शुरुआत में ल्यू फेंग गैंग को दिखाते हैं कि एक डिसाइपल जो होता है भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि मास्टर मैंग एक बंदा अपने आप को क्रायर कह रहा है, यानी कि वो कहता है कि वो अकेडमी की तरफ से यहाँ पर आया है और वो आपसे मिलना चाहता है, यंग मास्टर शिमू से मिलना चाहता है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ली जो होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो हमारे शिमू की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही भागते हुए बाहर जाते हैं और उसे लेकर अंदर आ जाते हैं। और अंदर आने के बाद मास्टर जो होते हैं उनको बताते हैं कि मैं यहाँ पर इस मकसद के लिए आया हूँ। तो मास्टर ली कहते हैं इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ब्लड लाइन वाले वॉरियर्स को ढूंढने का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे और ज्यादा बकवास बातें नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आऊंगा। मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस बच्चे शिमू के अंदर ब्लड लाइन की पावर अवेकन है या नहीं। मैं देखना चाहता हूँ अगर इसके अंदर ब्लड लाइन की पावर हुई तो ये मेरे साथ जाएगा। जहां पर जाने के बाद हम लोग इसकी ब्लड लाइन को और ज्यादा पॉलिश करेंगे और इसके बाद इसकी ब्लड लाइन की पावर पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। मास्टर लियो से कहते हैं कि सर मैं इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि ये इसकी भलाई के लिए है, तो फिर ठीक है आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। और वो शिमू से कहता है कि शिमू जिस तरह से मास्टर यहाँ पर तुमसे कहता है कि बिल्कुल वैसा ही करना। तुम्हारा शिमू कहता है जी मास्टर। इसी के साथ ही वो मास्टर जो कि यहाँ पर उसको टेस्ट करने के लिए आए होते हैं उनसे कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर अपने खून का एक कतरा डालो, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर अवेकन है तभी पता चल जाएगा, और अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड लाइन की पावर है तभी पता चल जाएगा कि वो कौन सी ब्लड लाइन की पावर है। तुम्हारा शिमू जो होता है वहां पर बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ अपने गूंठे के ऊपर बाइट करता है और ब्लड का एक ड्रॉप जो होता है वहां पर डाल देता है उस प्याले के अंदर। तो उस प्याले के अंदर जैसे उसका ब्लड ड्रॉप जाता है इसी के साथ वहां पर वो शेप लेना स्टार्ट करता है और शेप लेते लेते वो एक छोटा सा बंदर बन जाता है। तो जैसे वहां पर उस प्याले के अंदर एक मंकी की शेप बनती है, हमारा शिमू काफी ज्यादा खुश होता है कि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड लाइन की पावर्स हैं। लेकिन जैसे वो मास्टर लियो और एल्डर की तरफ देखता है उन दोनों के चेहरे वहां पर लटके हुए होते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा अपसेट होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर इस लड़के के पास तो बेकार स्टोन मंकी ब्लड लाइन है। तो इस बात से हमारा शिमू काफी हैरान होता है और मास्टर जो होते हैं उसी वक्त पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं लड़के मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा आना बिल्कुल बेकार रहा, मुझे यहाँ पर आकर कोई फायदा ही नहीं हुआ। और फिर साथ ही दरवाजे के पास पहुंचने के बाद उसे कहते हैं कि लड़के मैंने सुना है कि तुम इस बार के काइजुआन मार्शल अकेडमी के टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर यही मशवरा देना चाहूंगा, तुम्हारे पास जो बेकार ब्लड लाइन की पावर है इस बेकार स्टोन मंकी ब्लड लाइन के साथ तुम कभी भी काइजुआन मार्शल अकेडमी को ज्वाइन करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसी वजह से सोचना मत कि तुम इस कंपटीशन को पास कर सकते हो। और इसी के साथ ही वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा जो शिमू होता है वो मास्टर ली से पूछता है मास्टर ली इस बात का क्या मतलब है कि मेरे पास बेकार स्टोनी मंकी ब्लड लाइन की पावर है, क्या मेरी ब्लड लाइन की पावर अवेकन नहीं हुई या फिर मेरी ब्लड लाइन की पावर जो है ये अवेकन होने के बाद किसी काम की नहीं है। तो मास्टर ली भी पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के मैं यहाँ पर एक सच्चाई तुम्हें बताने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा कड़वी लगेगी। लड़के तुमने यहाँ पर बहुत कुछ अचीव किया, तुमने यहाँ पर कितना कुछ अचीव किया है, तुमने हमें कंपटीशन जितवा दिया वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी रॉ पावर के साथ, लेकिन बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो कि इस तरह की ब्लड लाइन के साथ पैदा होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर स्टोन मंकी की ब्लड लाइन पावर होती है। कुछ ब्लड लाइंस ऐसी होती हैं जो ब्लड लाइंस इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाती हैं, जो कि उनकी सेंसेस को शार्प करती हैं। ब्लड लाइन की पावर्स के साथ हमें बहुत सारी खास एबिलिटीज मिलती हैं जिससे हमारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। अक्सर जो यहाँ पर किंग लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और उनके ऊपर एम्परर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं सभी के पास यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर्स होती हैं। लेकिन कुछ मार्शल आर्टिस्ट जिनके पास इस तरह की ब्लड लाइन होती है जैसे कि स्टोन मंकी की ब्लड लाइन, ये ब्लड लाइन की पावर आज तक जिसके पास भी देखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ बेकार इंसान ही रहा है, वो मार्शल डिसाइपल से आगे नहीं बढ़ पाया। चाहे तुम यहाँ पर कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो तुम कभी भी यहाँ पर किंग लेवल तक भी नहीं पहुंच पाओगे, तुम सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल डिसाइपल तक ही पहुंच सकते हो और इससे आगे नहीं बढ़ सकते। जितनी ज्यादा तुम हार्ड वर्क करोगे उस हार्ड वर्क की वजह से ये जो कल्टीवेशन वाली जो ब्लड लाइन की पावर है जैसे जैसे अवेकन होती जाएगी तुम्हें कमजोर करती जाएगी और तुम और ज्यादा कमजोर होते जाओगे और तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, यानी कि तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। इसी वजह से इसे यूजलेस स्टोन मंकी ब्लड लाइन कहा जाता है। तो मास्टर लियो से यहाँ पर उसकी कड़वी सच्चाई के बारे में बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर बेकार से ब्लड लाइन की पावर है और इसी के साथ ही उसे कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और आज के बाद से तुम्हें यहाँ पर इस क्लब में आने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करो और तुम्हारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने हो, क्योंकि तुम यहाँ पर एक यूजलेस ब्लड लाइन के साथ हो जो कि तुम्हें कभी भी आगे नहीं पहुंचा सकते हो। तुमने यहाँ पर सपना देखा था कि तुम यहाँ पर एक एम्परर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर किंग लेवल के मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बन पाओगे। और वो उसे कहते हैं कि बेटा प्लीज यहाँ पर इस बात को दिल पर मत लेना, लेकिन तुम हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल डिसाइपल ही बनकर रह जाओगे। और वो वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद
शिमू कहता है कि मास्टर ली प्लीज मेरे साथ ऐसा तो मत करें कि आप मुझे यहाँ पर आने से भी रोक रहे हैं। और शिमू जो होता है वहीं पर नीचे गिर जाता है और काफी ज्यादा उसुरदा हो जाता है, काफी ज्यादा दुख में होता है और कहता है कि यहाँ पर जो मेरे साथ क्या हो गया, मेरे लिए रास्ते खुले थे, मैंने कंपटीशन को जीता और मैं सोच रहा था कि मैं आगे बढ़कर एक मार्शल एम्परर बन सकता हूँ, लेकिन अफसोस कि ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो गया। और ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैल जाती है और जाओशू जो होती है अपनी मदर से कहती है कि मदर हम अपने ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन उसकी मॉम उसे कहते हैं कि बेटा ये जो फैसला है जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया है, तुम्हारे दादाजी ने ये फैसला किया है, क्योंकि सभी को ये बात पता चल चुकी है कि शिमू की बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन है वो एक बेकार स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर है। इसका मतलब यह है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ग्रैंड पेरेंट्स ने ये फैसला किया है कि वो खास पिल जो है वो कीलिंग पिल उसको नहीं दे सकते, क्योंकि उस पिल की मदद से वो किसी और को आगे बढ़वा सकते हैं और हमारी फैमिली का वो नाम रोशन भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल बेकार है। जाओशू से कहती है लेकिन बड़े भाई ने यहाँ पर कितनी ज्यादा मेहनत किया, उसने यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत की और हम यहाँ पर हमें कंपटीशन जितवाया और उसने यहाँ पर सभी के सामने अपना नाम किया, उसने हमारे सेक्टर हमारी फैमिली को नाम रोशन किया। तो उसकी माम उसे कहते हैं कि उसने जितना करना था वो कर लिया, लेकिन अब वो यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि जिन फैमिली की वो जो खास पिल है वो यहाँ पर जिनटियान को ही देनी पड़ेगी ताकि वो काइजुआन मार्शल अकेडमी को ज्वाइन कर सके। साथ ही वो अपने पास से कुछ पैसे निकालती हैं और कहती हैं मास्टर चैंग मैं चाहती हूँ कि ये पैसे आप जाकर उसको दे दे ताकि वो जाकर इसका अपना खर्चा पूरा कर सके और इसके साथ अगर वो चाहे तो वो अपने मछुआरों के गांव में वापस जा सकता है, क्योंकि अब जबकि सभी को पता है कि उसके पास बेकार मार्शल आर्ट्स की पावर है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि फिफ्थ अंकल जहां पर कोई और जहां पर उसे मारने की कोशिश करेगा, वो कम से कम यहाँ पर सेफ रहेगा। मैं यहाँ पर अपने पति को उसके जो वादा किया था कि मैं उसके बेटे को यहाँ पर काइजुआन मार्शल अकेडमी में एडमिशन दिलवाकर एक मार्शल आर्टिस्ट बनवाऊंगी, मैं कम से कम उसके सामने इस बात को सेटिस्फाई करवा सकती हूँ कि उसके बेटे को मैंने यहाँ पर पूरी तैयारी करवाई थी, लेकिन अफसोस कि उसकी बॉडी के अंदर जो टैलेंट्स हैं वो इस लायक नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। साथ ही आंटी जैन वहां पर सोच रही होती है पता नहीं शिमू इस वक्त किस हाल में होगा, वो इस वक्त अपने बारे में क्या सोच रहा होगा। और यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है वो जिनटियान का दिखाया जाता है कि जिनटियान जिसे उसे अपने रूम के अंदर बंद कर दिया गया होता है, सजा दी गई होती है, वो अपने रूम के अंदर बैठा लोगों की बातें सोच रहा होता है कि सभी लोग वहां पर क्या क्या बातें कर रहे थे कि ये एक बेकार बच्चा है, जिन फैमिली का एक बच्चा होकर जी जहां पर अपने ब्रदर के ऊपर अटैक कैसे कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ अकेडमी में एडमिशन के लिए एक पिल के लिए जहां पर ये सब कुछ कैसे कर सकता है। तो जब वहां पर ये सारी की सारी उन लोगों की बातें सुनकर डिस्पेयर में होता है, इसी के साथ उसके डैड वहां पर अंदर आते हैं, उनके हाथ में वही पिल वाली बॉटल होती है, उस बॉटल को उसके सामने फेंकते हैं और कहते हैं जिन फैमिली की आखिरी की पिल ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब यहाँ पर शिमू के लिए यहाँ पर रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे लिए रास्ता खुल चुका है, तुम इस पिल को जिस तरह चाहे वैसे यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने बाप का नाम रोशन करो। जबकि दूसरी तरफ बटलर चैंग जो होते हैं वो शिमू के रेजिडेंस के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर मिस ज्यू जो होती है वो उन्हें ग्रीट करती है और वो उसे पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि ये पैसे उसके लिए हैं। हमारी मिस चाहती है कि वो इस पैसों को रखे और इसके साथ अपना गुजर बसर करे, और इसी के साथ ही मास्टर चैंग भी वहां पर चले जाते हैं। जबकि ज्यू जो होती है उन पैसों को लेकर वापस अंदर आती है और इसी के साथ ही बारिश होना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि ब्रदर शी इस वक्त पता नहीं कहां पर होगा और वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, क्योंकि वो घर में नहीं है और बाहर चला गया है। तो यहीं पर हमारे शिमू को दिखाते हैं कि वो बाहर जंगल में जाकर बैठा होता है, वहां पर काफी ज्यादा उदास होता है और बारिश को महसूस कर रहा होता है, आसमान की तरफ अपना हाथ उठाता और कहता है बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुंचने वाला था, मैंने वो सपना देखा था जो दूसरे नहीं देख सकते, मैंने कंपटीशन को जीता और मैं यहाँ पर मार्शल एम्परर बनने के बारे में सोच रहा था। मैं अपनी मॉम के सामने ये कह रहा था कि मेरी मॉम देख अगर तुम यहाँ पर होती तुम ये सब कुछ देखती, लेकिन अब मैं अपनी मॉम को क्या दिखाऊं कि मैं एक बेकार ब्लड लाइन के साथ पैदा हुआ और मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारा शिमू बेचारा तो काफी ज्यादा उदास होता है, क्योंकि मास्टर ली ने उसे अकेडमी में आने से मना कर दिया और साथ ही मास्टर ने उसे यहाँ पर काइजुआन अकेडमी के एडमिशन के लिए भी मना कर दिया है कि उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भी मत आना। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 22 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू अपने इस डिस्पेयर से निकल पाएगा, क्या वो अपने आप को दोबारा स्ट्रॉन्ग बना पाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है काफी ज्यादा उदास होकर बाहर माउंटेन के ऊपर बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास जहाँ पर एक यूजलेस ब्लड लाइन की पावर है तो चाहे मैं कितनी मेहनत क्यों ना कर लूँ मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं यहाँ तक कि किंग लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बन पाऊंगा। और इसी के साथ एक छोटा सा चूहा उसके पास आता है और उस चूहे को देखता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए, किसी ने मुझे यहाँ पर अपने पास आने से मना कर दिया और किसी ने यहाँ पर यह कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन तुम आज भी यहाँ पर मेरे पास हो। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जब ये ट्रेनिंग कर रहा था तब माउंटेन के ऊपर ट्रेनिंग के दौरान ये चूहा उसके साथ साथ था। यहाँ पर जहाँ पर भी वो ट्रेनिंग के लिए जाता चूहा उसके पीछे पीछे आता था और उसी के साथ ही उसे अपने हाथ के ऊपर बिठाता है। जैसे ही उसे अपने हाथ के ऊपर उठाता है तो उसी के साथ वो चूहा बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके ऊपर अटैक होता है। तो हमारा शिमू जो होता है वो भी उस अटैक के साथ हिट होता है और वो जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ता है, लेकिन साथ ही वो पीछे गिर जाता है। तो सामने की तरफ देखता है तो वहां पर एक एल्डर खड़ा होता है और एल्डर ने उस चूहे को अपने हाथ में पकड़ लिया होता है
है। तुम्हारा शिमू से कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर मेरे दोस्त के साथ क्या करने वाले हैं, ये गोल्डन माउस जो है ये मेरा दोस्त है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज इसको नुकसान मत पहुंचाएं। लेकिन वो एल्डर जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसी के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है, फिर से हमारा शिमू के ऊपर अटैक करता है। हमारा शिमू जो होता है उसकी पावर्स को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो विंड पावर होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। एल्डर उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह के गोल्डन माउस को अपना दोस्त बना सकते हो, ये बहुत ज्यादा रेयर है और तुम यहाँ पर इसको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहते हो। तुम्हारे जैसे बच्चे के पास इस तरह का एक चूहा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास जो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पर तुम इस चूहे को अपना अभी भी दोस्त मानते हो तो फिर तुम्हें मरना होगा, क्योंकि मैं इस चूहे को लेकर जाने वाला हूँ। इसके साथ ही वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हैं जिसके अंदर से और भी ज्यादा पावरफुल प्रेशर निकलता है और साथ ही बहुत ही पावरफुल आइस की पावर निकल रही होती है और उस आइस पावर के साथ वो शिमू के ऊपर अटैक करता है। शिमू उनके अटैक्स को अवॉइड करने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन अभी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं हुई कि वो किंग लेवल के वॉरियर का मुकाबला कर सके। तो वो मास्टर जो होते हैं वहां पर उसके ऊपर जबरदस्त अटैक्स कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही एक अटैक उसकी बॉडी के साथ हिट होता है जिससे शिमू की पूरी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो जाती है। और इस बात से शिमू जो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अब यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा होता। और इसी के साथ ही मास्टर अपनी तलवार लेकर उसकी चेस्ट के करीब पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के गुड बाय, क्योंकि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंचते हैं इसी के साथ उनके ऊपर अटैक होता है जिससे वो एल्डर जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। तो यहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, एक लड़की वहां पर आती है और उसे कहती है देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारे जैसा एक बहुत ही पावरफुल मास्टर कि काफी ज्यादा फेमस भी है जिसे विंटर स्वॉर्ड कहा जाता है। विंटर स्वॉर्ड यहाँ पर एक चूहे के लिए एक छोटे लड़के को मारने की कोशिश कर रहा है। एल्डर जिसका नाम विंटर स्वॉर्ड होता है, तो विंटर स्वॉर्ड ऊपर की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेडी टियानजिन तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आई हो। तो टियानजिन उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुमने क्या किया है, तुमने जो क्राइम किया है तुम्हें उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी और मैं इतनी आसानी के साथ में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर की बात करती होती है और उसे कहती है कि मेरी जूनियर सिस्टर लैंड ने पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या देखा था, लेकिन वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो मुझे तुम्हारी सारी बातें बताती थी कि तुमने उसके साथ वादा किया था कि तुम दोनों इकट्ठे जियोगे, इकट्ठे मरोगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरी जूनियर सिस्टर लैंडजुन मार गई लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो और तुम एक बहुत ही कमीने और घटिया इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उससे तुमने उसके साथ जो वादा पूरा किया है, जो वादा किया था मैं उस वादे को पूरा नहीं करूंगी। तो विंटर स्वॉर्ड उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर के मरने का इल्जाम मेरे पर नहीं लगा सकती, उसकी मौत का मेरे से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जबकि वो उसे कहती है कि अच्छा तो ये बात है, तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या तुमने उसके साथ वादा किया था, क्या तुमने उसे कहा था कि दोनों इकट्ठे जियोगे, इकट्ठे मरोगे। तो विंटर स्वॉर्ड उसे कहता है कि हाँ मैंने उसे वादा किया था। तो इसी के साथ ही टियानजिन उसे कहती है तो बस ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें उसी के पास भेजने के लिए आई हूँ क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो और मेरी सिस्टर मर चुकी है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकती, तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा ताकि तुम उसके पास जा सको। और साथ ही वो अपनी तलवार भी निकाल लेती है और उसे कहती है अब यहाँ पर तैयार हो जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और दूसरी तरफ से स्वॉर्ड विंटर जो होता है वो भी कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास जो तलवार है वो मिस्टिक आइस डैगर है। मिस्टिक आइस डैगर जो है वो तुम्हारी फैमिली का एक बहुत ही खास हेयरलूम है, यानी कि एक स्पेशल ट्रेजर है। अगर तुम्हारी फैमिली को इस बारे में पता चला कि तुम इस ट्रेजर को चोरी करके यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो तो वो तुम्हें सजा देंगे, हो सकता है कि तुम्हें क्रिपल कर दे, तुम्हारी कल्टीवेशन को छीन ले। तो वो कहती है कि वो तो बाद की बात है कि वो मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाली हूँ और इसी वेपन के साथ यहाँ पर आज तुम्हें मारूंगी। इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया। तो विंटर स्वॉर्ड जो होता है वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अकेली मुझे मार पाओगे। और दूसरी तरफ से टियानजिन जो होती है वो अपनी पावर्स के साथ उसको वहां पर ब्लॉक करती है। दोनों का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दोनों किंग लेवल के वॉरियर्स होते हैं, दोनों की पावर लेवल्स काफी ज्यादा होती हैं। और इसके साथ ही विंटर स्वॉर्ड जो होता है उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है और पीछे की तरफ हटता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी जल्दी हार मान लूंगा। और साथ ही वो कंडेंस स्नो फार्म बीस्ट को यूज करता है, यानी कि अपने पास से आइस के बने हुए कुछ बीस्ट निकाल लेता है और बीस्ट बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि जाकर वो प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर सके। तो टियानजिन इसी के साथ ही अपने हाथ उठाती है और साथ ही अपने पास से अपनी पावर्स के साथ मैजिकल बीस्ट को समन करती है और उसके पास से वहां पर से काफी सारी चिड़िया निकल आती है। वो चिड़िया जो होती है उड़ती हुई जाकर उसके बीस्ट के ऊपर अटैक करती हैं। तो वहां पर दो बड़े बड़े आइस के बीस्ट होते हैं, लेकिन चिड़िया जो होती है वो काफी छोटी होती है लेकिन उनके ऊपर जाकर अटैक कर रही होती है। और हमारा शिमू जो होता है वो वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि इन दोनों के अटैक्स की वजह से इतनी ज्यादा पावरफुल वेव्स निकल रही है कि मेरी जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो गई है और मेरी बर्फ पिघल जाएगी तो उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन ये लड़की जो यहाँ पर अभी अभी आई है इसके स्पेल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने अपने मैजिक के साथ काफी सारे परिंदों को यहाँ पर समन किया है जो कि अपने अंदर से फायर पावर को रिलीज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से विंटर स्वॉर्ड जो होता है वो फिर से अपने पास एक बीस्ट को रिलीज करता है और उस बीस्ट को रिलीज करके उसके ऊपर बैठकर वहां
पर से भागना शुरू कर देता है। तुम्हारा शिमू कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो कमीने यहाँ पर से भागकर जा रहा है, अभी उसने मेरे चूहे को मुझे दिया नहीं, मुझे जाकर उसे पकड़ना होगा। और शिमू के ऊपर से आइस जो होती है वो पिघलने के करीब पहुंच चुकी होती है और इसी के साथ ही वो वहीं पर अपनी माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट को यूज करता है, जिसकी वजह से सारी की सारी आइस टूट जाती है और वो ऊपर की तरफ जंप करता है। जंप करके जाकर सीधा जाकर उसके बीच को एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो उसके बीच को पंच मारता है तो विंटर स्वॉर्ड भी ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो उसके नीचे गिरने के बाद विंटर स्वॉर्ड होता है, कहता है कमीने लड़के तुम फिर से यहाँ पर बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो, और इसी के साथ ही वो हमारे शिमू के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो शिमू के ऊपर अटैक करता है तो टियानजिन जो होती है अपनी पावर्स के साथ उसके बीच के ऊपर अटैक करती है। उसके परिंदे जो होते हैं जाकर बीच के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसी के साथ ही टियानजिन अपने परिंदों को वहां पर बड़ी तेजी के साथ विंटर स्वॉर्ड की तरफ फेंकती है, तो वो बड़ी तेजी के साथ जाकर विंटर स्वॉर्ड के साथ टकराने लगते हैं। जैसे वो उसके करीब पहुंच, इसी के साथ ही विंटर स्वॉर्ड वहां पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक माउंटेन डैशिंग सिल्वर स्टॉर्म को यूज करता है, जिसके साथ ही ग्राउंड के अंदर से बहुत सारे स्नेक्स निकल आते हैं। इतने सारे आइस के बने हुए स्नेक्स निकलते हैं कि एक एक परिंदे को अपने मुंह के अंदर दबाकर मार डालते हैं, जबकि दूसरी तरफ से टियानजिन जो होती है वहां पर अपने सभी परिंदों को इकट्ठा करती है और उनके साथ एक बड़ा सा पंछी बना लेती है। एक बड़ा पंछी जो कि फायर को इमिट कर रहा था और बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। उसके पंखों के अंदर से फायर निकल रही होती है जो कि स्लैशेस की तरह काम करती है, और वहां पर जितने भी स्नेक निकले होते हैं वो सारे की सारी गर्दनें कट जाती हैं और सभी स्नेक्स मर जाते हैं। और हमारा शिमू इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मास्टर विंटर स्वॉर्ड जो होते हैं अपना एक बहुत ही पावरफुल मूव यूज करते हैं, जिसके साथ वो बहुत सारी पावरफुल आइस एनर्जी को रिलीज करके अटैक करते हैं। जब वो अटैक करते हैं तो वहीं पर उस गोल्डन माउस को दिखाता है। गोल्डन माउस वहां पर उस अटैक के बीचों बीच होता है, क्योंकि उस गोल्डन माउस को भी वो फेंक देते हैं। तो हमारा शिमू जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हैं, वहां पर अटैक के बीचों बीच आ जाता है ताकि जाकर अपने गोल्डन माउस को बचा सके। वो जाकर उस गोल्डन माउस को अपनी बॉडी के साथ कवर कर लेता है, जबकि अटैक जो होता है वो डायरेक्टली उसकी बॉडी के साथ हिट होता है। जब अटैक उसकी बॉडी के साथ हिट होता है तो टियानजिन इसी के साथ अपनी पावर्स के हिसाब से कवर देती है और उसे वहां पर पीछे से ब्लॉक करके ग्राउंड के ऊपर आराम से लिटा देती है। और उसके बाद वो मास्टर विंटर स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करके उसको मार डालती है। तो उसके मरने के बाद अब वो शिमू की तरफ आगे बढ़ती है और उसके पास जो गोल्डन माउस होता है पहले उस गोल्डन माउस को उठाती है और उसकी आंखों की तरफ देखती है कि उसकी आंखें चमक रही होती हैं और वो कहती है देखो तो जरा, इसने पहले यहाँ पर अपनी स्पिरिट आई को अवेकन कर लिया है। इसी वजह से तो वो कमीना आइस विंटर स्वॉर्ड जो है वो इसको पकड़ने के लिए आया था, जहां तक कि वो एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि विंटर स्वॉर्ड के मरने के बाद वो लड़की जो होती है टियानजिन वो आगे बढ़ती है और उस माउस को पकड़कर उसकी आंखें चेक करती है और कहती है कि इसने तो अपनी स्पिरिट आई को वेकन कर लिया है। फिर साथ ही वो हमारे शिमू की तरफ देखती है कि शिमू उठकर खड़ा हो रहा होता है, तो वो कहते हैं देखो तो जरा, एक किंग लेवल के मास्टर के अटैक के बाद भी जहां पर एक डिसाइपल लेवल का लड़का जो है वो उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा टफ है। तुम्हारा शिमू उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है मेरा दोस्त, क्या मेरा दोस्त ठीक है? तो वो इस बात से काफी होती है और उस चूहे को उठाकर कहती है क्या तुम इसको अपना दोस्त कह रहे हो? तुम्हारा शिमू से कहता है कि हाँ यही मेरा दोस्त है, जबकि वो लड़की उसे कहती है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि तुम्हें इस गोल्डन सिल्क माउस के बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कि ये क्या चीज है? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये एक स्पिरिट मॉन्स्टर है, बहुत ही खास किस्म का माउस है जो कि यहाँ पर से तुम्हारे लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां ढूंढ सकता है, बहुत सारे खास इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या तुम यहाँ पर इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे हालांकि तुम्हें पता भी नहीं है कि ये क्या है? तुम्हारा शिमू बिल्कुल खामोश होता है। फिर साथ ही उसे कहते हैं और तुम्हें यह भी नहीं पता कि इसने अपनी स्पिरिट आई को अवेकन कर लिया है। अब ये मत कहना कि तुम्हें वाकई में यहाँ पर ये नहीं पता कि इसने अपनी स्पिरिट आई को अवेकन कर लिया और यहाँ पर ये इवॉल्व होने वाला है। तुम्हारा शिमू फिर से वहां पर खामोश होता है, कहता है कि तुम यहाँ पर कौन सी बातें की जा रही हो, मुझे तो बस इतना पता है कि ये गोल्डन कलर का चूहा है। तो टियानजिन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अभी तक तुम किसी जंगल में रहते रहे हो। मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर ऐसी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर साथ ही वहां पर मुस्कुरा रही होती है। जब वो मुस्कुरा रही होती है तुम्हारा शिमू जो होता है उसी की तरफ देख रहा होता है, वो घूर घूर कर उसको देख रहा होता है और इस बात से वो काफी गुस्सा होती है और उसे कहती है कि मेरे दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पर तुम मुझसे 2-3 साल बड़े होते तो यहाँ पर अगर तुम इस तरह मुझे घूर कर देख रहे होते मेरी बॉडी को, तो मैंने अभी तक तुम्हारी आंखें निकाल दी होती। तुम्हारा शिमू इसी के साथ घबरा जाता है और उसे कहता है कि प्लीज माफ करना लेकिन तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि अच्छा छोड़ो इस बात को, लेकिन तुम वाकई में बहुत ज्यादा रेकलेस कहूँ या फिर इडियट कहूँ कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, लेकिन इस चूहे को मैं अपने
अपने पास रखने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास रहकर जिस चूहे की मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर नहीं निकल पाएगी, मैं इसे इवॉल्व करने में मदद करूंगी। और साथ ही वो अपने पास से एक बॉटल निकालती है और उसे कहती है कि लो, इसके अंदर एक की पिल है जो स्पिरिचुअल वाटर है, तुम इसको यूज कर सकते हो जिससे तुम की को सेंस कर पाओगे, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तुम्हारा शिमू जैसे इस बॉटल को हाथ में पकड़ता है वो हैरान होकर उसे कहता है क्या इसके अंदर स्पिरिट एलिक्सर है? तो वो कहती है हाँ, इसके अंदर स्पिरिट एलिक्सर है। तो शिमू हैरान होकर कहता है क्या वाकई में इसके अंदर स्पिरिट एलिक्सर है? ऐसा स्पिरिट एलिक्सर जिसके लिए लोग यहाँ पर एक दूसरे की जान लेने को तैयार हैं। हमारे यहाँ पर तो स्पिरिट एलिक्सर के लिए यहाँ पर मेरी फैमिली के अपने लोग मुझे मारने को तैयार थे, जिसकी वजह से अब मुझे स्पिरिट एलिक्सर नहीं मिलने वाला। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ, इसके अंदर वही है, ये बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, तुम्हारे जैसे मार्शल डिसाइपल के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन हमारी जैसी बड़ी फैमिलीज के लिए ये कोई खास चीज नहीं है। तुम इसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। इसके बाद तुम यहाँ पर की को सेंस करना शुरू कर दोगे। तुम्हारा शिमू उसको अपने हाथ में पकड़कर उदास हो जाता है और कहता है कि मैं इसका क्या ही करूंगा, मेरे पास एक बहुत ही बेकार सी ब्लड लाइन की पावर है, मेरे पास यूजलेस ब्लड मंकी स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर इवॉल्व नहीं कर सकता, तो मेरे लिए स्पिरिट एलिक्सर बिल्कुल बेकार है। तो बस इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक कचरा हूँ जो कि यहाँ पर अपने सपनों को डुबा चुका है और आगे नहीं बढ़ सकता। जब किसी के साथ ही वो उसे कहते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर यूजलेस ब्लड लाइन की पावर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ब्लड लाइन की पावर यूजलेस होती है? दुनिया में ऐसी कोई ब्लड लाइन की पावर नहीं है जो कि यूजलेस हो। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड लाइन है तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही कमाल की चीज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ब्लड लाइन होती ही नहीं, लेकिन तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर है। और वैसे मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि जब यहाँ पर कोई मार्शल कंपटीशन होता है तो उसमें तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन को नहीं देखा जाता, बल्कि तुम्हारी ब्रूट स्ट्रेंथ को भी देखा जाता है। यहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए दो तरीके होते हैं, या तुम्हारे पास ब्लड लाइन की एबिलिटीज हो या फिर तुम्हारे पास यहाँ पर ब्रूट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तुम अपनी स्ट्रेंथ से इस दुनिया को अपने घुटनों पर झुका सकते हो। तो क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन के बेकार होने की वजह से तुम यहाँ पर हार मान दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकते कि तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर नहीं है? मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम यहाँ पर ब्लड लाइन बेकार ब्लड लाइन की वजह से तुम हार मान रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को एक मार्शल आर्टिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा शिमू की बातें सुनने के बाद वहां पर हल्का सा मुस्कुराता उसे कहता है कि जो भी तुमने कहा बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस बार में तो भूल ही गया था कि मैंने अपनी मॉम से क्या वादा किया था। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। मेरी मॉम ने मरते के वक्त मुझसे वादा लिया था और मैं यहाँ पर इस बार में भूल कैसे गया? एक बेकार सी ब्लड लाइन मेरी बॉडी के अंदर आ गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं यहाँ पर हार मान लूंगा। मुझे अभी यहाँ पर बहुत ही लंबा सफर तय करना है, मुझे अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है और तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर दोबारा उम्मीद मिली है। और इसी के साथ ही टियानजिन उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, अब इस स्पिरिट एलिक्सर को अपने लिए रखो, इसको इस्तेमाल करो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसे वो जाने लगती है हमारा शिमू चिल्लाकर उसे कहता है कि लेडी अपना नाम तो बताकर जाओ। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊंगी और तुम अचानक मुझसे नाम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा शिमू से कहता है कि मैं तुम्हारा नाम इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे गाँव आकर तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांग सकूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो चिल्लाकर उसे कहती है क्या कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? कहीं मैंने यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं सुना? बच्चे तुमने यहाँ पर क्या कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हारा शिमू से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से आकर तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तो टियानजिन उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर पागल हो गए हो, लगता है कि उस विंटर स्वर्ड की अटैक की वजह से तुम्हारा दिमाग घूम गया है। क्या तुम्हें मेरी एज के बारे में पता है कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ? क्या तुम्हें मेरी बैकग्राउंड के बारे में पता है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है? तुम्हारा शिमू से कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम पहले से शादीशुदा हो, या फिर ये मत कहना कि तुम पहले से यहाँ पर 40 साल की हो चुकी हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर शादी नहीं कर सकती। तो वो कहती है नहीं, ऐसा भी नहीं है, मेरी उम्र तो अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल है। फिर साथ ही वो शर्मा कर पीछे की तरफ घूम जाती है और कहती है कि ये क्या, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दे रही हूँ? जबकि मेरा शिमू से कहता है कि अगर ऐसी बात है, अगर तुम सिर्फ 20 साल में हो तो इसका मतलब यह है कि हमारी एज में इतना भी डिफरेंस नहीं है। मैं 14 साल का और तुम 20 की, सिर्फ 6 साल का डिफरेंस है। जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तब मैं तुमसे शादी करने के लिए जरूर आऊंगा। मेरी मॉम ने एक बार मुझसे कहा था कि मुझे कभी कोई ऐसी लड़की मिलती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी और जो मेरी बहुत ज्यादा केयर करे, तो मुझे उसी वक्त उसके सामने अपनी फीलिंग्स रख देनी चाहिए कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो फिर मैं तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो इस बात से और भी ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पर शादी कर सकते हो, कि मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम यहाँ पर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे? इस बार में भूल ही जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल डिसाइपल हो। अगर तुम यहाँ पर किंग लेवल पर भी पहुंच जाते हो तब भी तुम यहाँ पर मुझसे शादी नहीं कर पाओगे। लेकिन साथ ही उसे कहती है पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं तुम्हें ये सारी की सारी बातें बता रही हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है कि मैं सिंपली यहाँ पर तुम्हें एक बात बता दूं कि मुझे यहाँ पर मर्दों के किसी बात के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। मेरी सिस्टर जो थी वो इसी एक मर्द की वजह से मारी गई, क्योंकि उसने उसके साथ वादा किया था वो इकट्ठे जिएंगे मरेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ पर जिंदा था और मेरी बहन मर गई। इसी के साथ हमारा शिमू उसके सामने अपना हाथ उठाता और कसम खाता और कहता है कि मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए आऊंगा, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा और तुम्हें अपनी सारी जिंदगी अपने साथ रखूंगा और तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मेरे ऊपर आसमान से बिजली गिरे और मैं मर जाऊं। शिमू जैसी वहां पर उसके सामने कसम
कसम खाता है तो मिस टियानजिन वहां पर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती है और कहती है कि कहीं यहाँ पर कोई मजाक तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर पहली बार किसी मर्द ने मुझे प्रपोज किया है तो मुझे लगता है कि मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया। अच्छा ठीक है अब तुमने मुझे प्रपोज कर ही दिया है तो फिर ठीक है। और इसी के साथ ही वहां पर उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर अगले 30 साल में यानी कि 30 साल की उम्र तक तुम यहाँ पर किंग लेवल सोल्जर बन जाते हो, किंग लेवल तक पहुंच जाते हो, तो फिर यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए वुलोंग माउंटेन्स में आ जाना जहां पर तुम्हें टियानजिन सेक्टर मिलेगा। उस सेक्टर में आने के बाद तुम वहां पर मुझे ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं अपना नाम तुम्हें उसी वक्त बताऊंगी जब तुम वहां पर आओगे और तुम मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करोगे। अगर तुम वाकई में वहां पर आ जाते हो और उस लेवल तक पहुंच जाते हो जो मैंने तुम्हें कहा है, तभी तुम यहाँ पर आकर मेरे पेरेंट्स से मेरी शादी के बारे में बात कर सकते हो। और साथ ही वहां पर से गायब हो जाती है। तुम्हारा शीमू जो होता है वो कहता है क्या यहाँ पर लोग इतने पावरफुल भी होते हैं कि वो इस तरह हवा में गायब भी हो सकते हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि लेडी ऑफ टियानजिन मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए जरूर आऊंगा। तो वाकई में बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो गया, क्या इसे वाकई में इस लड़की से प्यार हो गया और अब जाके उसने कसम उठा लिया, तो इसका मतलब यह है कि ये आपकी दूसरी भाभी बनने वाली है। तो सभी लोग अब यहाँ पर अपनी भाभी को ज्यादा घूर घूर कर मत देखना, अगली बार जब आएंगे तो इन्हें रिस्पेक्ट देना। ओके, थैंक यू। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा शिमू जब घर वापस आता है तो मिस यू से वो पेपर देती है, वो पेपर जो कि मास्टर चैनू से देकर गए थे। उस पेपर को देखने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता है कि अब यहाँ पर फैमिली के लोगों ने उसे छोड़ दिया है। इसी के साथ ही उस बॉटल को पकड़ता है जो बॉटल यहाँ पर टियानजिन उसे देकर गई थी। तो वो उस बॉटल को अपने हाथ में पकड़ता है, उसे खोलता है, उस बोतल को खोलकर उसके अंदर जो कुछ भी है उसको खाने लगा है। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ जिन टियान जो होता है वो भी अपनी वाली बॉटल को खोलता है और उसके अंदर से पिल को निकालकर दोनों एक साथ खाते हैं। दोनों जब पिल्स को एक साथ खाते हैं तो दिखाते हैं कि हमारे शीमू जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ जिन टियान जो होता है बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर से एक कौन सी भी एनर्जी नहीं निकल पाती। और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। और उसके आसपास टैंक फैमिली के जिन फैमिली के लोग खड़े होते हैं वो सभी लोग फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। लगता है कि लाओ का बेटा यहाँ पर बिल्कुल ही यूजलेस है, उसे यहाँ पर बहुत ही खास पिल दी गई, इतनी खास पिल जिसके साथ हमारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का सौदा हो सकता है, लेकिन इस बेकार बच्चे को वो पिल देकर उसने पिल को जाया कर दिया। ये तो यहाँ पर जिन फैमिली के नाम पर एक धब्बा है, जबकि उसके फादर भी उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा हो, काश तुम पैदा ही नहीं हुआ होते। और उसी के साथ ही फादर उसे ये कहकर चले जाते हैं। जब वो सभी लोग यहाँ पर उसे कचरा कचरा कहकर चले जाते हैं तो जिन टियान वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है और इसी के साथ उसकी बॉडी से उसका ऑरा रिलीज होता है। हालांकि उसने यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को अवेकन नहीं किया, लेकिन इसी के साथ उसके अंदर गुस्सा आता है और गुस्से के साथ उसकी बॉडी के अंदर जो पावर्स आती हैं, आपको पता है कि गुस्सा हमेशा इंसान से वो सब कुछ करवा सकता है जो इंसान जो है बिना गुस्से के नहीं कर सकता। तो जिन टियान वहां पर गुस्से के साथ ओरा को रिलीज करता है और कहता है कि ये सब कुछ शिमू कमीने की वजह से हुआ है, काश वो यहाँ पर नहीं आता, काश वो यहाँ पर पैदा ही नहीं हुआ होता, तब यहाँ पर सब कुछ मुझे मिलता जो मेरा था। और दूसरी तरफ हमारे शिमू को दिखाता है कि हमारा शिमू जब उस पिल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से ओरा निकल रहा होता है और उसे महसूस होता है, उसकी बॉडी के अंदर टिंगलिंग फीलिंग आती है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कर लिया। और इसी के साथ उसे आसपास की एनर्जी जो होती है वो महसूस होना शुरू होती है और साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब शिमू वहां पर बेहोश हो जाता है, बेहोश होने के बाद से एक बहुत ही खूबसूरत सीन दिखाई देता है जहां पर एक पेड़ के ऊपर कुछ बंदर लटके हुए होते हैं और इसी के साथ एक बड़ा सा बंदर वहां पर उसे दिखाई देता है जो कि भागता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ता है। फिर साथ उसे वहां पर एक व्हाइट बंदर दिखाई देता है। एक व्हाइट कलर का बंदर जो होता है बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए पेड़ की डाल के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पर से सीधा पेड़ की टहनी के ऊपर चला जाता है जो कि उसकी सबसे ऊपर वाली ऊंची टहनी होती है, वो उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। बाकी के सभी बंदर वहां पर नीचे होते हैं लेकिन ये अकेला वहां पर ऊपर जाकर बैठ जाता है, बड़े चांद को देख रहा होता है। बड़े चांद को देखते हुए वहीं पर आसपास बहुत सारे तारे होते हैं, वो उन सभी तारों को वहां पर टच करने की कोशिश करता है। जब वो सितारों को वहां पर टच करने लगता है तो वो सभी सितारे जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ घूमते हुए उसकी बॉडी के अंदर आकर समा जाते हैं, यानी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे वो तारे उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, इसी के साथ ही हमारे शिमू की आंख खुल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो बेचारा अपने ही घर के एक पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी के ऊपर बैठा होता है और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि मैं यहाँ पर इस पेड़ की टहनी के ऊपर कैसे आकर चढ़ गया, और साथ ही वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। जब वो ऊपर से नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो मिस जी उसके पास आती है और उसे कहती है कि ब्रदर शिमू तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ऊपर कैसे चला गया? तो वो उसे कहती है मुझे क्या पता, तुम यहाँ पर थोड़ी देर पहले बेहोश हो गए थे और उसके बाद अचानक से तुम पेड़ की टहनी के ऊपर से नीचे गिर रहे हो। शिमू से कहता है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि जब से मैंने उसकी पिल को एब्जॉर्ब किया है उसके बाद से मैं यहाँ पर अजीब सी ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। मुझे बार बार एक सपना आता है जहाँ पर मुझे एक मंकी दिखाई देता है जो कि भागता हुआ एक पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है और बाद में मुझे पता चलता है कि मैं खुद ही उस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। तो मिस जी से कहती है कि मुझे लगता है
है कि ये काफी दिन से हो रहा है, तो लगता है कि ये की परसेप्शन की वजह से हो रहा है, जो पिल तुमने खाए थे उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो शिमू से कहता है कि मेरी आई साइड भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसी के साथ ही वो उसे कह दिया कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो वो सामने की तरफ देखता है और उसे कहता है क्या तुम्हें वहां पर वो दूर एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है? उस पेड़ के पास वहां पर नीचे एक छोटी सी चींटी है जो मुझे दिखाई दे रही है, और उस चींटी के साथ एक मकड़ी है जो मुझे दिखाई दे रही है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इन पौधों के पत्तों के अंदर उनके वेन्स के अंदर एनर्जी बहती हुई महसूस हो रही है। मैं यहाँ पर ये सब कुछ देख सकता हूँ, मेरी परसेप्शन बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, यानी कि मैं यहाँ पर हर एक चीज को क्लियरली देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बार बार जो सपना आता है वो मंकी वाला, मुझे लगता है कि वो मेरी यूजलेस ब्लड लाइन के रिलेटेड हो सकता है। तो ये बात सुनने के बाद मिस यू से कहती है क्या वाकई में तुमने यहाँ पर अपनी यूजलेस मंकी की ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वो दोनों शर्माना शुरू कर देते हैं और पीछे घूम जाते हैं। तो मिस यू से कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर इस बार में भूल ही गई थी, तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आई थी कि तुम्हारे दो सीनियर ब्रदर्स जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त तुम्हारे रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। तो ये बात सुनने के बाद शिमू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है क्या मेरे सीनियर ब्रदर्स यहाँ पर आए हैं? क्या वो सामान ले आए? और जल्दी से भागता हुआ अंदर जाता है, कहता है कि सीनियर ब्रदर फ्रैंक क्या तुम ले आए हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को कैसे टाल सकता था, तुम्हारी रिक्वेस्ट के मुताबिक जो तुमने कहा था मैं वो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, देखो तो जरा मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। और वो उसके सामने वहां पर बैग को रखता है। तो शिमू जल्दी से उस बैग को ओपन करता है और उस बैग के अंदर देखता है, तो उस बैग के अंदर एक बो पड़ी होती है और उसके साथ वहां पर एक तलवार होती है। तो ये देखने के बाद मिस यू से कहती है क्या ये वाकई में वही है जो मैं सोच रही हूँ, अनलिमिटेड जोंग्स वर्क्स, क्या मास्टर जोंग ने स्पेशली इन दोनों चीजों को बनाया है? तो हमारा शिमू कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर मास्टर जोंग की स्पेशली बनाई हुई इन चीजों को रिक्वेस्ट किया था, ब्रदर फैंग से कहा था कि मेरे लिए लेकर आए। तो फैंग उसे कहता है कि ब्रदर शिमू, ये दोनों वेपन स्पेशली मास्टर ली ने तुम्हारे लिए बनाए हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर इन वेपन्स को स्पेशली बनाते हैं और उसको खरीदने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पर फियस बनकर हमारी मदद करते रहे और तुम्हारी वजह से हमारी टेरिटरी में वापस मिली थी, और ऊपर से तुमने यहाँ पर वैंग टियान हाउ को बहुत ही बुरी तरह से कंपटीशन में हराया था, जिसकी वजह से शुई गैंग के लोग अब यहाँ पर हमसे पंगा नहीं लेते और हम लोग यहाँ पर अब बड़ी आसानी से बिजनेस कर पा रहे हैं। तुम्हारा शिमू अपनी तलवार को हाथ में पकड़ता है, उसे घुमाता है, फिर साथ ही वो अपने पास अपनी पर्पल स्टील बो को उठाता है और उसको उठाकर वहां पर चेक करता है और कहता है कि दोनों वेपन्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, अब यहाँ पर मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो ब्रदर फैंग उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर से आगे कहाँ पर जाने वाले हो? कि तुम्हारा मकसद तो यहाँ पर बिल्कुल साफ था कि तुम्हें काइजुआन मार्शल एकेडमी को ज्वाइन करना था, लेकिन अब जबकि उन एम्बेसडर्स के यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को यह बात पता चल गया कि तुम्हारी बॉडी के अंदर यूजलेस मंकी ब्लड लाइन है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम्हें काइजान एकेडमी में वहां पर एग्जामिनेशन में भी जाने दिया जाएगा। तो आगे का प्लान क्या है? तुम्हारा शिमू से कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में सोचकर अब बिल्कुल परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर से बॉर्डर की तरफ जाने वाला हूँ। बॉर्डर के ऊपर एक एकेडमी है जिसे मिलिट्री एकेडमी कहते हैं, मैं मिलिट्री एकेडमी को जाकर ज्वाइन करूंगा। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम वहां पर बॉर्डर के ऊपर जाकर मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करोगे? क्या वो तुम्हें ज्वाइन करने देंगे? तुम्हारा शिमू उनसे कहता है कि मेरे लिए यहाँ पर रास्ते बंद नहीं हुए, अगर मेरे पास बेकार ब्लड लाइन की पावर है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकता। किसी ने मुझे यहाँ पर समझाया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन की पावर्स के साथ ही हम लोग एक वॉरियर नहीं बन सकते, बल्कि हम लोग बिना ब्लड लाइन की पावर के भी वॉरियर बन सकते हैं। और इसी के साथ हमारा शिमू जो था अपना सामान पैक कर वहां पर दरवाजे से बाहर निकलता है और उसके दोस्त भी उसे बाय बोलते हैं। उनके वहां पर चले जाने के बाद हमारी ज़्यू से कहती है क्या ये वाकई में सच है कि तुम यहाँ पर से जा रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तुम्हारा शिमू से कहता है कि मास्टर चैंग यहाँ पर तुम्हें जो पेपर देकर गए थे उस पेपर की बैक साइड के ऊपर उन्होंने एकेडमी का एड्रेस लिखा हुआ था कि मुझे वहां पर मिलिट्री एकेडमी के लिए उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ, मैं वहां पर जाकर एडमिशन ले सकता हूं, मैं यहाँ पर उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरूंगा। तो वो उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर से जाने वाले हो तो फिर मेरा क्या होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ और इस घर का क्या होगा? ये घर तो तुम्हारे नाम पर है। तुम्हारा शिमू से कहता है कि ये घर जो है मैं बेच कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे फादर का ये आखिरी निशानी थी, मेरे फादर ने यहाँ पर मेरे लिए घर छोड़ा था, मैं इस पूरे के पूरे कोर्टयार्ड और यहाँ पर उनकी जितनी प्रॉपर्टी है सारी बेच कर चला जाऊंगा। और रही बात यहाँ पर तुम्हारे लिए यहाँ पर मैंने बंदोबस्त किया हुआ है कि तुम मेरी आंटी जैन के साथ जाकर रहोगी, क्योंकि तुम जिन फैमिली के अंदर रहोगी तो वहां पर अगर वो फैमिली के लोग तुम्हें वापस लेने के लिए आएंगे भी तो अभी वो जिन फैमिली से पंगा नहीं लेंगे और तुम वहां पर बिल्कुल सेफ रह सकती हो। और इस बात से हमारी ज़्यू जो होती है वो काफी ज्यादा उदास होती है। इसके साथ ही वहां पर हिम्मत करते हुए से कहती है ब्रदर शिमो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अगर तुम यहाँ पर से जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर जाने के बाद तुम्हारे घर के बहुत सारे काम होंगे, छोटे मोटे काम जिसमें कपड़े धोने और तुम्हारा खाना पकाना, वो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, मैं वहां पर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे डैड ने मरने से पहले क्या कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जाऊं। शिमू जो होता है उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है। अब यहाँ पर उसे आगे से क्या जवाब देगा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। क्या हमारा शिमू यहाँ पर से अपने साथ लेकर जाएगा, क्या बॉर्डर में मिलिट्री एकेडमी में से अपने साथ रखेगा या नहीं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।